हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काफी मिन्नतें करने के बाद फाइनली श्रीधर सर मेरे सामने हैं। और मेरा इंटरव्यू लाइनअप था सर के साथ कुछ दिन पहले जो हो नहीं पाया, तो अब दोबारा से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ सर का। एंड सर को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। केवी श्रीधर सर, इनको हालांकि पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में पॉप्स के नाम से जानते हैं, और ही हैज बीन इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री फॉर मोर देन 40 years. He has spent more than 17 years in uh, Lowell Lintas, right? Leo Burnett, Yeah. sorry, Leo Burnett. And now he is the CEO and founder of Hyper Collective, and he has won, I think, more than 40 awards at Cannes Lion, which is a record in itself. And he has won more than 400 awards all over the world. He has made so many brands, big thumbs up and all big brands. So welcome to my channel, sir. थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते मैं हैं। सर थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सर शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई सर एडवर्टाइजिंग में आने की, और क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? मेरा बैकग्राउंड है, मैं साइंस ग्रेजुएट था जी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद अच्छा से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, आप बेसिकली हैदराबाद से हैं? हैदराबाद से हूँ। जी। फिलहाल तो बॉम्बे में रहता हूँ। हम्म। 35 साल से बॉम्बे हूँ। जी। तो एक तो मेरा जर्नी थी साइंस की। दूसरा जगह मेरी जर्नी थी आर्ट। और मुझे आर्ट और साइंस दोनों काफी पसंद है। तो आर्ट सीख रहा था, मैं आर्ट स्टूडेंट था। हाँ। और मैं पेंटिंग का डिप्लोमा किया गुलबर्गा से। अच्छा। उधर नया स्कूल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। गुलबर्गा का है तो सर? मुझे गुलबर्गा कर्नाटका में है। अच्छा, कर्नाटक में। तो वहाँ पे हम लोग थे, सेकंड बैच के स्टूडेंट्स थे। अच्छा। तो हमको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया हम्म। कि हम लोग उधर फिजिकली हाँ। प्रेजेंट ना हो तो भी चलेगा, अच्छा। पर वी हैड टू डू आवर सब्जेक्ट्स हाँ। and our homework, properly. प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। So, yeah, practicals and assignments. जी। So we used to travel there, once in 2 months and come back. यहाँ हाँ। पे छुट्टियाँ होते तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे छुट्टियाँ हो तो यहाँ पे जो साइंस के एग्जाम्स काफी लंबे होते हैं, प्रैक्टिकल्स, वाइवा और रिटन टेस्ट ऑल्सो। हाँ। तो ये समय मैं अगर इधर ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं फटाफट कर देता था मेरा एग्जाम, करके गुलबर्गा भागता था। और तो गुलबर्गा इंटरेस्ट में वहां मेरा था? हाँ। पेंटिंग करता था। हाँ। जैसा मेरा नसीब अच्छा था कि हाँ। हर एक पेंटिंग का एग्जाम होते 3 दिन के, 5 दिन के, 14 दिन के और 21 दिन के। हाँ। तो इतने इतने लंबे हमारा एग्जाम चलते थे 2 महीने के लिए। तो मुझे काफी टाइम मिलता था कि 6 दिन का पेपर मैं 2 दिन में कर दूं, हाँ। और 3 दिन भाग के हैदराबाद आके मेरा साइंस एग्जाम का दो। एग्जाम दे। हाँ। तो वैसा आई मीन आई बैलेंस्ड बोथ ऑफ देम वेरी वेल, बिकॉज आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय, जैसे पुराने जमाने में आर्टिस्ट होते थे, हाँ। वो खाली आर्टिस्ट ही नहीं, हाँ। वो होते थे आर्किटेक्ट्स, हाँ। जैसे माइकल एंजेलो है, हाँ। ऑल दोज हाँ, वो स्कल्पचरिंग भी करते थे, आर्किटेक्ट भी थे, पेंटिंग भी करते थे, लियोनार्डो डा विंची। या पेंटिंग करते थे, स्कल्पचर करते थे, हाँ। आर्किटेक्चर करते थे। और उसके बाद में साइंस, मेडिसिन में काम करते थे। हाँ। और वो बायोलॉजिस्ट भी थे। और तो इतना कुछ एक लाइफ में करना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, अरे और वो वो करते लोग, थे। हाँ, वो जमाने में करते थे। हाँ। और वो लोग एनाटॉमी भी बहुत ज्यादा हाँ, स्टडी मैंने सुना करते था थे। लियोनार्डो डा विंची एक्चुअली कब्रों में जाके लाशें खोल के उनकी नर्व्स देखता था कि कहाँ से कहाँ पास हो रही है। उसने ह्यूमन एनाटॉमी का पूरा वो बनाया था, बनाया चार्ट्स। था। मेरा काफी इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में और अच्छा। ह्यूमन एनाटॉमी में। अच्छा। तो जब मैं 4th ईयर में था, हाँ। जब एनाटॉमी का लास्ट क्लास था, हमारा लास्ट एग्जाम्स, तो वो होने के पहले मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चले गया। हम्म। और हमारा मेडिकल कॉलेज था हम्म। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। हाँ। उधर डीन के पास जाके मैं बोला, मैं मुझे एनाटॉमी
क्लास में सीखना है। हाँ सीखने के लिए परमिशन चाहिए। हाँ मैंने बोला ये खाली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, हाँ so you have to go to second year or third year, you know, to हाँ really, I said, मुझे फील करना है हाँ, एटलीस्ट कुछ बॉडी, पता तो चले ह्यूमन सब्जेक्ट बॉडी, के बारे में। हाँ या ह्यूमन बॉडी में। मैं तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, हाँ। गांधीयन हूँ, मैं हम्म। कभी अंडा भी खाया नहीं। अच्छा फिर भी एनाटॉमी का मेरा इतना शौक और बताइए, इंटरेस्ट था, हैदराबाद में रह के आपने आज तक नॉनवेज नहीं खाया? कुछ नहीं खाया मैं। तो ये गांधी जी की तो अलाउ नहीं किया उन्होंने फाइनली आपको? तो वो पहले मुझे बिलीव नहीं किया, हाँ वो बोला कोई झूठ बोल के घुसने वाला है। हाँ। तब काफी मेरे फ्रेंड्स हम्म इंटरमीडिएट के बाद में आधे लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए बीएससी हाँ करने के बाद, हाँ। आधे तो एमबीबीएस हम्म पढ़ने गए थे। हम्म तो मेरा सीनियर जूनियर हम्म। मेरे सब दोस्तों को इकट्ठा किया मैं, हाँ और जाके पूछा एक 10 मिनट के लिए टाइम, फिर से डीन के पास। हाँ अभी ये बार मैं मेरा पूरा एनाटॉमी के स्केचेस लेके गया, हाँ और मैंने वो स्केचेस को लेबल भी नहीं किया, हाँ। पर उधर जाने के बाद उनको सब मेरा स्केचेस दिखा के हर एक मसल, हम्म फेशियल मसल हो या आर्म्स हाँ। के होने दो, लेग्स के होने हम्म दो, पेल्विस के होने दो, हम्म। हर एक मसल के बारे में बात करना शुरू कर दिया मैंने। हाँ। तो उनके पास और कोई राय नहीं था कि चलो अलाउ करते हैं। तो मैंने एक 4 क्लास अटेंड की, हाँ फिर उसके बाद में मेरे साथ हुआ नहीं। हाँ इतना बो आती थी, इतना बदबू आती थी, तो हाँ केमिकल्स में डेड बॉडीज होते थे, हाँ हाँ और जैसा मैं वेजिटेरियन था तो काफी दिक्कत हाँ होता था मुझे, जो इंटेस्टाइन्स को पकड़ के फील करना, या हाँ। नहीं तो इनसाइड मेरे बोन्स ख्याल को से जो फील नॉनवेज करना, खाता है वो बड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने वही जो माइकलैंजेलो सिखाया था सबको, तो हम्म यू हैव टू फील एन ऑब्जेक्ट, कुछ हम्म भी होने दो, पत्थर भी होने दो, हम्म। पहले हाथों से उसको छूना पड़ता है। हाँ तो पहले छू के उसका टेक्सचर और उसका ये सीखना पड़ता था। हम्म तो मैं तो वो काम कर लिया, और उसके बाद में काफी मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा हो गया हाँ एनाटॉमी में। हाँ तो मैंने क्या किया, तो एनाटॉमी ऐसा होता है आर्टिस्ट के लिए, पहले हमको बोन स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, हाँ। बोन के बाद में मसल स्ट्रक्चर सीखना हम्म पड़ता है, वो मसल के बाद में उसको स्किन, उसके हम्म ऊपर स्किन आता है, हम्म स्किन आने के बाद लाइटिंग होता है, हम्म। वो 3 डायमेंशन रहता है, लाइटिंग, अच्छा लाइटिंग, लाइट, हाँ। लाइट लाइट जो होता है। हम्म फिर उसके बाद में उसके ऊपर ड्रेपरी होता है, हम्म। जैसे कपड़े। कपड़े, हाँ। अगर हमको ऐसा सिखाया गया कि ये पूरे फिल करके हम्म फिर कपड़े डालना है, हाँ। अगर हम अंदर आदमी को भी नहीं डाले, हम्म खाली हम कपड़े के स्केच किए, हम्म। फिर भी पता रखना चाहिए कि अंदर वो जो आदमी है है। वो आदमी है, औरत हम्म है, बच्चा है, हम्म। बुजुर्ग है। तो उतना डिटेल में जाते थे हम लोग। हाँ, वो क्योंकि कपड़ा जमाने में बॉडी पे उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसका चेंज होता डायमेंशन। है, वो जमाने में हमारा 6 साल का था कोर्स, 6 साल का? अभी तो 3 साल का बन गया है। अच्छा। तो सब कंप्रेस होते जा आपके रहे हैं। पेरेंट्स खुश थे कि आप पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, साइड में सारी चीजें कर रहे हो? मैं पेंटिंग तो बचपन से करता था, तो उनको हाँ। आदत हो गया है वो। अच्छा। मेरा पिताजी इतने कहते थे कि डिग्री करो, हम्म आप यूनिवर्सिटी जाओ, एक हम्म कुछ ना कुछ डिग्री, बीकॉम करो, बीए हम्म। करो, बीएससी करो, जो भी करना है। बट डिग्री हो मैं गई। बोला वो हम्म डिग्री से क्या मतलब है? हम्म तो मेरा पिताजी कहते थे कि डिग्री की सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है, हम्म जो कॉलेज में जाने के बाद एक माहौल बनता है उधर, हम्म। वो किधर भी होता नहीं। हाँ। जैसे स्टूडेंट के साथ में आप दूसरे हम्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और चाय थीसिस कॉफी पे के जा रहे हैं, बारे हैंग में, आउट्स कर रहे हैं। तो इतना इंटरेक्शन कितना होता है, हम्म काफी इंटरेक्शन होता है। अगर आप आर्ट में चले जाओ, उधर भी रहता है, हम्म। पर वो खाली एक दिशा में देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे बीएससी बीकॉम सब स्टूडेंट्स होते हैं, उनका हाँ माइंड भी उतना ओपन रहता है सबके बारे में। अगर आप एक पे एक सब्जेक्ट चूज करने के बाद माइंड ब्लॉक हो जाता है। हाँ
खाली उसी के ऊपर जाते हैं। हम्म। तो तुम्हारे लिए अच्छी चीज है कि दोनों कर पा रहे हो। हाँ, तो आपका पेंटिंग भी कर रहे हो, साथ और साथ में साइंस भी कर आपका रहे हो। हम्म। साइंस का डिग्री भी कर रहे हो। हम्म। तो वो दो किया। करने के बाद मुझे मैं टीचर ट्रेनिंग भी किया, ड्राइंग टीचर का। अच्छा, ड्राइंग टीचर का तो ट्रेनिंग अच्छा भी कर आपने उस लिया टाइम ये एक दिमाग बना समय लिया में। था कि ड्राइंग में अपना करियर बनाऊंगा, इसी में टीचर बन जाऊंगा, तो कोई वो प्रॉब्लम। जमाने में ड्राइंग में अगर कुछ करियर बनाना तो कुछ नहीं था। हाँ, ये कब की ड्राइंग बात है टीचर सर? बने थे। 70s 80s की बात है? 70s का, 76 है, 77 अच्छा, जब अमिताभ बच्चन ऊपर आ रहे थे, ऊपर आ रहे स्टार बन थे। गए तो हम लोग ऐसा देखते थे थे। बच्चन को। तो वो ही रेबिलियन हमें भी था, जो करना है वो करना है। हाँ। हमारे जमाने में होते थे गवर्नमेंट ऑफिसर सब लोग, हाँ, या डॉक्टर या इंजीनियर। वही तीन चार एक ऑप्शन थे। तीन एमबीए भी पढ़ने नहीं देते थे। हाँ। तो बिजनेस ना ना, हम्म। एमबीए नहीं, और कुछ नहीं, हम्म। स्पोर्ट्स नहीं, कुछ नहीं। हम्म। इंजीनियर, डॉक्टर या गवर्नमेंट ऑफिस, उसके आईएएस अलावा कोई पढ़ो, ऑप्शन नहीं। हाँ। बस इसे। तो ये होने के बाद मुझे लगा है कि शायद यही तो प्रोफेशन है। हम्म। अगर मैं ड्राइंग में ही जाता हूँ तो मैं वो टीचर ट्रेनिंग भी कर लिया। हम्म। करने के बाद अच्छी नौकरी मिली है मुझे ड्राइंग टीचर की। हैदराबाद में सर? एक हैदराबाद में वो हम्म। पब्लिक स्कूल में मिला है, हम्म। सैनिकपुरी में। और मैंने सोचा है कि मुझे काफी हॉलीडेज मिलते हैं टीचर होने के नाते। हाँ। अब दिन में 2-3 क्लासेस होते थे, काफी फ्री टाइम मिलता है, तो हाँ। हम पेंटिंग कर सकते हैं। हम्म। तब मैं दूसरे मेरे दोस्त जितने भी थे ड्राइंग टीचर, उनसे बात की। हम्म। तो मुझे भी नौकरी लग गया, मैं हम्म। क्या करूं? हम्म। तो वो लोग बोले कि नौकरी तो लग गया, खुशी तो है, हम्म। और आपको बहुत टाइम मिलेगा हम्म। काम करने में, हम्म। पर पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा, पैसा नहीं जब मिलेगा। हाँ। जब एक ड्राइंग टीचर का तनख्वाह होती थी 80 रुपए, महीना? वो महीने का। अरे बाप रे। तो वो पूरे कटिंग जाने के बाद 80 रुपए मिलते हैं। 105 रुपए, 110 रुपए का हम्म। सैलरी होती है। सब कटिंग होने के बाद तुम्हें मिलती है 80 रुपए। हाँ। और ओवर टाइम कुछ नहीं मिलता है। हम्म। तो अब आपको तो एक्चुअली हैदराबाद घर ही था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा, तो एक तरह से मुझे जेब खर्च हो जाता पैसे होगा। पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, जैसा फैमिली हमारा से। फैमिली से हम्म। सब सपोर्टिंग थे। हम्म। एंड वी आर वेल टू डू मिडिल क्लास फैमिली, हाँ। आई कुड से। हम्म। एटलीस्ट एजुकेशन तो एफोर्ड करते थे। हाँ। हमारा पिताजी फिर भी मेरा एजुकेशन में कितना सपोर्ट कर सकता है उतना सपोर्ट किया किया। है। अभी अभी जाने के बाद अभी नौकरी कर रहा हूँ। अभी फिर बाप के पास जाके पैसा मांगू तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं अब लगता। मुझे कलर खरीदना है, कैनवस हाँ। खरीदना है। तो मुझे ही कुछ हाल ढूंढने के था। जब मुझे मैं समझा था कि अगर साइंस में भी है तो शायद मैं इसमें घुसूंगा, हम्म। इसमें कुछ काम कर पाऊंगा मैं। हम्म। इसमें कुछ काम करे तो थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा। हाँ। जब होती थी 250 रुपए की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी, अच्छा, और ओवर टाइम बोनस काफी वो सब पैसा मिला मिला मिलते के, थे। हाँ, ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी क्योंकि हुई उसकी। हाँ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये अच्छा है, हम्म। घूम सकते, फिर सकते, हम्म। दारू पी सकते, सब जगह हम्म। बाइक पे घूमने का है। मेरे खुशी का दारू लाइफ दारू है। सिगरेट पीते थे आप? मैं दारू सिगरेट पीता था, उतना ज्यादा नहीं, हाँ, थोड़ा। गर्लफ्रेंड भी थी? अ, नहीं, उतना टाइम नहीं था मेरे पास गर्लफ्रेंड के लिए उस जमाने में। ऐसे तो बहुत ही लड़कियां पसंद करते थे, पर मुझे टाइम नहीं मिल जाता। मेरा हाँ। मम्मी भी बोलती है, कितनी है, वो लोग जाके मेरा मम्मी से दोस्ती कर लेते थे पहले। तो किसी को चुन लिया, मैं बोला मुझे टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, मुझे तो मेरा काम करना अरे, तो उन्हीं की पेंटिंग बनाते हैं आप, ह्यूमन एनाटॉमी। है। हाँ। वो भी होता था, जो आर्ट कॉलेज के थे हम लोग। हाँ। जैसा हम लोग तो प्राइवेट में करते थे, वो कॉलेज भी नया कॉलेज था, हाँ। उतना ज्यादा फंड्स नहीं होते थे। हाँ। जो हम लोग ह्यूमन स्टडी करना पड़ता है, या पोर्ट्रेट्स करना है, या तो दोस्तों को, लाइफ फ्रेंड्स को स्टडी बुला लिया। करने हैं, तो अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के रिश्तेदार, उनके माँ बाप, कोई हम्म। जो एक ये तो
उनको लेके आके बिठा के, जैसे कैरेक्टर्स होते हैं हाँ वैसे कैरेक्टर्स को लेके आके हम खुद पैसा जमा करके उनको कुछ ना कुछ देते थे, गिफ्ट का जैसा। तो वो लोगों को बस हमारा एक पेंटिंग दे दिए तो बस है। they are also interested people, so somehow we used to get along. तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मुझे यही डर लगा कि अगर मैं बेवड़ा बन जाऊं ये सब लोगों के साथ में, अब मैं भी बाइक पे घूमूं और सब जगह घूमूं और दारू सिगरेट पैसे की इसमें आके लालच में आके और शायद मेरा गोल शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं ना कह दिया। अच्छा, तो पार्क डेविस में मुझे नौकरी मिली थी। 3 एंट्रेंस मैंने पास किया था। एक रिटर्न उस टाइम सर एंट्रेंस। आपका कोई गोल था, मतलब कि मेरे को इस पेरिस मिलान जाना है या फिर ऐसा पेंटर बनना है, मतलब कोई किसी इंस्टीट्यूट जाना है, यहाँ पढ़ाना है, या फिर ऐसे ही था कि बस आर्टिस्ट बनना है? जब तक मैं एज एन यंग आर्टिस्ट आई वाज क्वाइट एन अचीवर एज एन यंग आर्टिस्ट। तो मेरे पेंटिंग जर्मनी में और ट्रिनेला में और ज्यादा नेशनल आर्ट एकेडमी में और रीजनल ललित कला एकेडमी में काफी वन मैन शोज हुए थे। और मुझे ऐसे तो रिकग्निशन तो मिल गया था एज ए यंग एंड अपकमिंग आर्टिस्ट। पैसा ज्यादा नहीं मिला तो रिकग्निशन तो मिल गया, जितना मेरे सीनियर्स थे वो जमाने में, जैसा तोटा वैकुंठम में भी काफी बड़े आर्टिस्ट थे, और विद्याभूषण साहब, हुसैन साहब। हुसैन साहब तो विद्याभूषण की दोस्त थे, वो कॉलेज पे आके हमको डेमो देते थे। ये लोग पूरे जितने भी बड़े आर्टिस्ट थे हैदराबाद से, वो सब आर्टिस्ट मुझे काफी मदद की। जो भी वर्कशॉप्स होते मेरा नाम पहले डालते थे, नहीं हम लोग सीनियर्स कर रहे, फिर भी ये बच्चा है अच्छा करेगा और उसको भी एक्सपोजर मिलेगा, मुझे इंक्लूड करते थे जी। तो एंकरेजमेंट बहुत अच्छा था। सभी ठीक है, अभी इसके अंदर पैसा के एक ही प्रॉब्लम था। तब ने मैंने सोचा था कि अगर एडवर्टाइजिंग में चले जाऊं तो मेरा आर्ट भी काम में आएगा और मेरा साइंस भी काम में आएगा। मेरा एक कजिन है, सेकंड कजिन, उसका खुद का स्मॉल एजेंसी चलता था हैदराबाद में। अब तो मैं उनके पास चले गया और 3-4 महीने के लिए उनके साथ में काम किया और कमर्शियल आर्ट जो है वो सीख लिया, उनके पास से सीखा है। सीखने के बाद मुझे एएसपी में जॉब मिला है। एएसपी बिरला का एजेंसी होता था उस जमाने में। काफी अभी भी है? अभी नहीं है, बंद हो चुका है। 80s में ही बंद हो गया वो। तो वो एजेंसी में मैं काम किया था। उधर मैं सिखा था कि कैसा साइंस और आर्ट को कैसे जोड़ सके। तो मुझे मार्केटिंग साइंस लगा है और ये क्रिएटिव काम करना तो क्रिएटिविटी है। तो विजुअल आर्ट को मैं सारी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाया उसके अंदर। जैसा मैं म्यूरल्स करता था ईसीएल के लिए और एडवर्टाइजिंग करता था, प्रिंट एडवर्टाइजिंग। वो जमाने में टेलीविजन नहीं था, प्रिंट एडवर्टाइजिंग करता था। तो ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मुझे काफी इंटरेस्ट जैसा मेरा मदर बोलती थी कि क्रिकेट खेले तो गावस्कर के जैसा खेलना है, नहीं तो नहीं खेलने का, नहीं तो नहीं खेलना। अगर एडवर्टाइजिंग में काम किया तो मुझे भी एक मशहूर एडवर्टाइजिंग, जो भी सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग पर्सन के जैसा ही काम करना पड़ेगा। ये 2 घोड़ों को एक बार नहीं चला सकते हैं। You can't ride 2 horses at one time. तो मैंने सोचा है कि मुझे पैसा बनाने दो, थोड़े दिन के लिए मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा, फिर बाद में मैं पेंटिंग वापस आ जाऊंगा। तो पर ऐसा हो नहीं पाया। पैसा मैं तो इतना पैसा कमाया, अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि पेंटिंग करने के लिए। तो जब आप घुसे थे एडवर्टाइजिंग में क्या एज थी आपकी? मेरा एज था जब 19 इयर्स। 19 इयर्स, जब पहली जॉब की थी कजन के यहाँ।
पहली जॉब का एक प्रॉपर जॉब है। इसके पहले मैं 2 फीचर फिल्म का, जब मैं 18 साल का था, हाँ। 2 फीचर फिल्म किया है आर्ट डायरेक्टर का हे भगवान। रोल पे। अच्छा, वही हैदराबाद में और तेलुगु पिक्चर। तेलुगु पिक्चर है। हाँ। उसके बाद में मैंने वही टाइम पे ये होर्डिंग्स भी, जैसा बड़ा फिल्म पोस्टर्स लगते हैं हिंदी फिल्म के, तेलुगु हाँ। फिल्म के थिएटर के बाहर, वो हाँ। हैंड पेंटेड होता था। हम्म। तो वो होर्डिंग्स ने मैंने शोले से लेके हम्म। जंजी शोले दीवार दीवार। दीवार मेरा पहले पिक्चर था विनोद खन्ना का, झील की उस पार। हाँ। अच्छा। तो 76 में वो किया था, फिर बाद में थोड़ा रेस्ट लिया मैं उधर से। हम्म। और फिर मुझे पोर्ट्रेट पे ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, फिल्मों में फिर इंटरेस्ट नहीं है आपको? फिल्मों में मैं किया था, पर वो जमाने में टेक्नीशियन को इतना रिस्पेक्ट नहीं था। रेस्पेक्ट नहीं था। हम्म। जो भी वो जमाने में ऐसा भी था कि सब लोग ड्रंकर्ड थे, हम्म। क्लैरिटी नहीं था कमर्शियल सिनेमा। हम्म। मुझे तो आर्ट सिनेमा करना था, एक आर्ट सिनेमा एक्सेप्ट किया था मैंने। इसके लिए काफी रिसर्च किया है, कैरेक्टर्स किया है, हम्म। और लोकेशंस ढूंढा है। हम्म। थोड़े लोकेशंस रिकंस्ट्रक्ट भी किया है मैंने। हम्म। ये पूरे होने के बाद उसको कमर्शियल फिल्म में हम्म। बदला गया है। 4 रेप सीन, 15 गाने, और हाँ। वही फॉर्मूला। हम्म। अब तो मुझे काफी नाराज हो गया था मैंने, हम्म। ऐसा काम करके भी क्या फायदा। हाँ। तो मैंने वो फीचर फिल्म छोड़ दिया, हाँ। और एडवर्टाइजिंग में कंसंट्रेट किया। हाँ। मेरा फैमिली भी, मेरा दादा भी फीचर फिल्म में काम करते थे, वो एक्टर थे, हम्म। मशहूर एक्टर, आंध्रा कौन? में। अच्छा, आंध्रा में। हम्म। आंध्रा में वो 1950 60s में हम्म। बहुत बड़े एक्टर थे। एन टी क्या नाम था? रामाराव, ये सब, वी रामण्ण पंतुलु। अच्छा। हम्म। तो वो एडवोकेट भी थे, थिएटर एक्टर भी थे, हम्म। और फिल्म एक्टर भी थे। हम्म। उस जमाने में 40 50 फिल्म किए, अरे सब हाँ। अच्छे फिल्म किए, वो उस कैरेक्टर टाइम तो उतनी एक्टर है। फिल्में बनती भी नहीं थी, तो 40-50 फिल्में करना इज हाँ, ह्यूज। उत्पल दत्त उनके खास दोस्त भी था। अच्छा। तो उनसे भी मुलाकात हुई थी मुझे हाँ। बचपन में ही। हाँ। अ, तो वो शांति निकेतन भी के भी काफी क्लोज थे वो, अच्छा, टैगोर साहब के। हम्म। टैगोर साहब के। तो हम्म। मुझे वो आर्ट और थिएटर में भी काफी इंटरेस्ट। आपके खून में ही था ना। तो जैसा मेरा भाई अभी भी वो फिल्म में काम करते रहता है, वो हम्म। एक्टर में। अभी मेरे दोनों बच्चे हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं। अच्छा। तो उनका भी फिल्म में लग गया। हम्म। अब तो ऐसा काफी मैं फ्लेक्सिबल था एडवर्टाइजिंग में। और जैसा एक डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर की तरफ से मैंने शुरू किया, फिर बाद में मैं मार्केटिंग सीख लिया, हम्म। और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का कनेक्शन सीखा। हम्म। उसके बाद में मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया। हम्म। जब से मैं एड, उसके बाद में टेलीविजन आ गया था, टेलीविजन 80 81 में आया था। हम्म। वहां से वो स्टोरी टेलिंग, कैसा स्टोरी बताए हैं। हाँ। तब तो जब भी मेरा शादी हुआ था, मेरे छोटे बच्चे थे, हम्म। तो रात में सुलाते के पहले उनको एक कहानी बोलना पड़ता था। हाँ। तो हर एक दिन नया कहानी कहाँ से लेके आते, हाँ। कितना कितना ले आ सकते हैं हम। सही बात है। तो तो कैरेक्टर्स क्रिएट करके उनको हर दिन एक नया एपिसोड सुनाते थे। सुनाता था मैं। ऐसी ज्यादा टेलीविजन में भी मुझे सीखने को मिला है। हम्म। सो जब से टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, हम्म। ये इसमें ही था। बीच में टाइम मिला तो 84 में मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। हम्म। 1 महीने के लिए मैं गोवा चला गया, हम्म। उधर लैंडस्केप्स करने के लिए। हाँ। पर मुझे इतना अच्छा पसंद आया कि मैं 6 महीने था। हाँ। मुझे कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ। तो टाइम मिल गया तो मैं हाँ। 6 महीने पेंटिंग और स्केचेस करते गुजरा था, हाँ। अकेला। वो हाँ। 6 महीने में दुनिया में क्या हुआ मुझे पता नहीं। हाँ। वो चरण सिंह साहब मर गए तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ। अच्छा। और कुछ हुआ क्रिकेट में क्या हुआ वो भी पता नहीं था।
अपनी घर दुनिया वाले में थे। क्या किए, मेरा दुनिया में मैं अकेला था। हाँ। अ, तब ना मैं फोन था ना कांटेक्ट करने का कोई तरीका था, टेलीग्राम वेलीग्राम ही होते होंगे उस टाइम पे। कुछ नहीं थे वो। पहले मैं होटल्स में रहता था, फिर बाद में मैंने एक घर रेंट कर लिया। हम्म। बहुत ही सस्ता था। हम्म। मैं होटल का एक रूम के लिए जो पे करते थे। रेंट पे करता थे, वो पैसे में एक महीने के लिए मुझे एक घर छोटा मिल सा घर गया। बीच बीच पे मिलता था ना, बीच पे। बागा बीच मिलता। हम्म। तो काफी फिर से मुझे रिवाइटलाइज किया है आर्ट में। हम्म। जब आने के बाद बेंगलोर में और हैदराबाद में मेरा लैंडस्केप से, ताकि मैं लैंडस्केप उसके पहले ज्यादा नहीं किया था। हम्म। अ, फिर भी गोवा वेदर और गोवा मुझे इंस्पायर किया था हम्म। लैंडस्केप्स करने के लिए। तो वो करके, वो एग्जीबिशंस करके वो पूरे वर्क तो भी किया था। हम्म। मैं पैसे के लिए नहीं किया था। फिर बाद में मुझे प्रेशर्स आने लगे कि एडवर्टाइजिंग में वापस आने हम्म। के लिए। हम्म। मैं वापस एडवर्टाइजिंग तो ज्वाइन आपने किया। शायद उल्का ज्वाइन करी। उल्का ज्वाइन किया हम्म। जब 84 में। हम्म। उल्का ज्वाइन किया मैं। उसके बाद में बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। हम्म। HTA JWT उसके अंदर हम्म। काम किया। तो वैसे वैसे चलते चलते ज्यादा साल मैंने काम किया। एक तो लियो बर्नेट में काम किया, 20-25 साल काम किया था उधर। हाँ हाँ। और दो इंस्टॉलमेंट्स में बीच में जाके फिर वापस आया। और लिंटस में काम किया, 10-12 साल काम किया था लिंटस में। हाँ तो ये दो काफी लॉन्ग स्टिंट्स थे। हाँ। और जो आलिक पदमसी साहब थे वो हायर किए थे मुझे अच्छा, लिंटस में। उनसे मिले आप? हम्म। तो हम उनके साथ में काम किया। अच्छा। और, वो तो थिएटर काफी पर्सनैलिटी भी थे, मैंने उनकी बुक पढ़ी थी डबल लाइफ, बहुत इंस्पायर हुआ था। याद। हम्म। वो भी ऐसी थिएटर और फिल्म, हम्म। काफी इंटरेस्ट था काफी उनका। चीजें करते थे वो। हम्म। सब करते थे। जैसा जो क्रिएटिव लोग हैं वो हम्म। एक काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ, उनको एक्टिंग भी 24 घंटे करना है। दिमाग चलता रहता है। अभी देखिए काफी हीरोइन भी अभी डायरेक्टर बन गए, हाँ, स्क्रिप्ट राइटर बन राइटर बन गए, गए। हम्म। एक्टर बन गए, हम्म। पॉलिटिशियन बन गए, हाँ सोशल हाँ कमेंटेटर बन गए। हाँ तो बन जाते हैं लोग, हाँ। जिसमें दिलचस्पी है हम्म। उसमें करने में कोई अर्थ नहीं हाँ, और जो है। अपॉर्चुनिटी मिले। हम्म। अपॉर्चुनिटी मिले तो उनके साथ में काम किया मैं। हम्म। जब काफी काम किया था मैंने लिंटस में। हम्म। फिर लिंटस से मैं लियो बर्नेट आया था। हम्म। आप फिर लियो लियो बर्नेट से बर्नेट में, लिंटास गए थे, फिर लिंटास से वापस लियो बर्नेट आए, ऐसा हुआ था? लिंटस से लियो बर्नेट गया था, फिर लियो बर्नेट से 2000 में फिर लिंटस आ गया था 3 साल काम करने के लिए। और ये भी एक फनी मतलब दो सिचुएशन दो था। घर हैं आपके, लिंटास तो कभी। हाँ, सारी एजेंसी मेरे ही घर है। मैं किसी से लड़ता नहीं झगड़ता नहीं, सब क्लाइंट हाँ पसंद करते हैं सब। मेरा लॉयल्टी तो ब्रांड्स पे है ना। हाँ। हम्म। जो ब्रांड लिंटस में है, हम्म। वो ब्रांड के ऊपर उसके पहले भी काम किया, फिर बाद में भी काम करने के लिए। हम्म। लिंटस में ऐसा हो गया था, बाल्टी को मैं लियो बनेट में उनको नौकरी दिया था। वो अच्छा। लिंटस हाँ बैंगलोर में काम करते थे। हाँ। मैंने बोला बाल्टी को, चलो आ जाओ, आके बॉम्बे में काम करो। हम्म। हम्म। बॉम्बे भी सीख जाएंगे आप और काम भी सीख जाएंगे। एंड थैंक्स टू यू कि हमें ऐसे डायरेक्टर मिल गए, फिल्म डायरेक्टर मिल हाँ, गए। तो बाल्की ठीक है बोला है, पर बाल्की को और एक ऑफर मिल गया था कि लिंटस से, हाँ। कि लिंटस में वो लोग मुझे अब लिंटस के क्रिएटिव चीफ बना के बॉम्बे आने के लिए बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। हम्म। मैं बोला वो तो अच्छा नौकरी है, इससे हाँ हाँ यू गो यू हाँ गो एंड देन यू टेक ओवर लिंटस हाँ। एज एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर। हम्म। तो वो लिंटस ज्वाइन कर लिया पहले। हम्म। मैं जब लियो बर्नेट में रीजनल रोल एशिया पैसिफिक में काम करने के लिए, हम्म। वो लोग मुझे सिंगापुर आने के लिए कहे थे। हम्म। तो मैं सिंगापुर चले गया और स्कूल्स वगैरह बच्चों को और मेरा वाइफ को
उतना ज्यादा पसंद आया नहीं हाँ सिंगापुर में रहने का। हाँ, बस एक हफ्ता तो रह सकते, उससे ज्यादा नहीं। ये उससे ज्यादा नहीं है, और स्ट्रिक्ट लाइफ है वहां पे थोड़ी। स्ट्रिक्ट लाइफ है। हम्म। देन आई केम बैक टू इंडिया हाँ। within couple of months, हम्म। and I said, I'll operate out of India, जो भी काम है तो यहीं से I'll बता work दो आप। from हाँ। there, यहाँ से बता दो। तो बाल्टी ने जब मुझे पकड़ा है, दोनों साथ में पूरा रात दारू पी रहे थे, तो बाल्टी ने बोला अभी मेरा बारी है। मैं बोला तेरा बारी क्या है? ना, मेरा बारी है, आप जाके, हाउ कैन यू वर्क फॉर सिंगापुर और सम अदर एजेंसी, तो लिंटास पे आ जाओ, आपने मुझे फंसा दिया यहाँ पे। आप अब कैसा आप जा भी आओ सकते यहीं पे। हो? अब तो पुरानी हस्ती है लिंटास में। हाँ। So I need your help. You have to come and हम्म। settle me and then settle Lintas. हम्म। So we will be partners and then you come back. हाँ तो मैं बोला तो ये जॉब भी मैं 3 साल के लिए एक्सेप्ट किया। हाँ इसके अंदर तो आधा साल तो निकल गया, 3-4 महीने में से निकल गया। हाँ अभी मुझे ज्वाइन करने में 1-2 महीना लगेंगे, हाँ तो 6 महीने तो गया, तो 2.5 साल के से भी ज्यादा मैं नहीं रह सकता, फिर हाँ वापस मुझे लियो बनेट आना पड़ेगा, हाँ लियो बनेट बॉम्बे। हाँ। तो बल्कि ठीक है, वो 2.5 साल तो सही है, तो आ हम्म। जाओ। हाँ। So then I joined Lintas back again. And Balke and me were running the entire country. हम्म। So आधे offices वो करता था, आधे offices मैं करता था। दोनों साथ में काफी काम किए। तो दिस वाज इन 2.5 साल, 2000 टू 2003। 2000 to 2003, हम्म। 3 साल काम किया था मैंने। हम्म। But then, as per agreement, I had to come back to Leo Burnett. हाँ Leo Burnett also said, अगर सिंगापुर में गया तो क्या करेंगे हम हाँ। लोग? So they are fine. Only international people were not happy, but हाँ otherwise, as long as I come back, none of them have any problem. हाँ So I came back to Leo Burnett again. So हाँ Lintas, twice I worked. I worked in Alec Williams' time, 90 to 94, 95. हाँ। Then I moved to Leo Burnett. हम्म। उधर 5 साल काम करने के बाद लिंटस आया, फिर इधर 3 साल काम करने के बाद फिर उधर गया। सो दैट्स हाउ। बड़ा ड्रामेटिक इधर से उधर चलता रहा। तो काफी सभी लोग दोस्त है, सभी हाँ हाँ सभी लोग, आई मीन जो भी मुझे पॉप्स कहता है, हाँ। तो वो लोग तो इतना रिस्पेक्ट और प्यार लव एंड करते हैं। अफेक्शन या प्यार करते हैं। तो टचवुड है ना, अभी तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ मेरे बच्चे काफी ऊंचे जा रहे हैं, हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं, और जितना गुरुओं से मैं सीखा है हम्म। उतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो life is good. हाँ। Another big change which I made in my career was in 2014, हम्म। when I said ये advertising पूरा change हो रहा है, डिजिटल बहुत ज्यादा अगर तो इंक्लूड हो रहा है। डिजिटल इंक्लूड लियो बर्नेट में भी 2008 से globally I was driving all the new media and digital media. Um, so in 2008 we started this with Coca-Cola in Beijing. हाँ So we started an agency, Leo Burnett and Coca-Cola together in Beijing for the Beijing Olympics in 2008. तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुआ कि वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी में कैसा लियो बर्नेट को इंटीग्रेट करना है, कैसा लियो बर्नेट की ट्रेनिंग करके ऊपर ले आना है उसमें। तो 2000 में काफी काम कर रहा था, कोरिया से लेके चाइना टू ऑस्ट्रेलिया टू US, Atlanta, to everywhere. So around the world, I was driving the digital and new media initiatives. आप 2014 में लियो बर्नेट में थे या सेपियन नेट्रो में थे? लियो बर्नेट में था। अच्छा। तो 14th मैंने 2014 I made the change from Leo Burnett. So all this I was talking about is 2008. From 2008 onwards, when I made Nitesh Tiwari and Sainath Sarwan in Delhi, दोनों को मैं national creative director बना दिया. Then I was concentrating more on the global initiatives and global things, especially in the new media and digital media.
तो अभी ये लोग काम कर रहे थे और मैं ग्लोबल का काम ज्यादा करता था। और 2014 में मैंने सेपिएंट इसीलिए ज्वाइन किया था कि सेपिएंट इज ए टेक्नोलॉजी कंपनी। टेक्नोलॉजी कंपनी बेसिकली। पूरा पूरा आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी। वो टेक्नोलॉजी कंपनी अपने आप को बदलना चाहता है एक डिजिटल कंपनी में, और एडवर्टाइजिंग और मीडिया और मार्केटिंग, तो ये पूरा उनको सीखने का था। So as part of that initiative, they hired me as their first ever chief creative officer. Who was from advertising? From advertising. Then I was driving their new business initiatives from Boston, New York to Shanghai to Sydney to India, setting up expertise for them and then helping them, and also learning at the same time. Technology क्या होता है, what are the things which they do, and how can we make a working model done and a prototyping done, and how can we automate and then get into artificial intelligence, all those voice commands, use voice, ये पूरे हम लोग work अभी 2014-15 में ही चालू किए। So we have laboratories here. And Sapient is very big in India. इनका जब थे 12,000 to 14,000 people employees थे। So at any given point in time 1,000-2,000 तो ऊपर नीचे होते ही रहते, खाली इंडिया में, only in India. So globally far more. So India में वही एक कंपनी था कि it was doing $1 billion revenue on digital and also digital on में technology. Digital and technology both. They used to run a huge studio without having the creative capabilities, executional capabilities. तो ऐसा then I got interested far more. अगर digital में really future ढूंढना है तो टेक्नोलॉजी के भी साथ देना पड़ेगा, बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी सीखना पड़ेगा. So I left Leo Burnett and joined. Leo Burnett was owned by Publicis Group. When I joined Sapient was an independent company. और एक साल के बाद में Publicis ने Sapient को भी खरीद लिया है ग्लोबली. Publicis सर सब खरीद लेता है. मैं बहुत सारी एजेंसी को जानता हूँ जिसका मुझे पता चलता है कि अच्छा ये Publicis की है, ये कॉन्ट्रैक्ट की है, अच्छा ये इसकी है. ऐसा लगता है 3-4 एजेंसीज हैं और सारी एजेंसी की है. मैं एक बार लियो बर्नेट गया था तो पता चला वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया का काम भी चल रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स का काम भी चल रहा है और बटा हुआ है. वो कॉफी पीने सब साथ में जाते हैं पर वो एरिया बटा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे इनका काम है, इनका काम है. जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का काम चल रहा है. तो ऐसा बहुत सारी एजेंसीज है मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया. बहुत सारे एजेंसी है, जैसा पुब्लिसिस का पुब्लिसिस नेटवर्क है और उसके बाद में बीबीएच है, काफी कंपनी है, साची है, ये सारी कंपनी पुब्लिसिस का है. जैसा डब्ल्यूपीपी कहते हैं, डब्ल्यूपीपी. हाँ, तो वो मॉरिस उनका चेयरमैन जो था वो मुझे मेरा अच्छा दोस्त था, काफी साल काम किया था, 10-12 साल लियो बर्नेट में. तो मैंने बोला अगर विलियम मॉरिस, मॉरिस लीवाई, तो उनसे कहा कि आप $1 बिलियन लेके पूरा ये पुब्लिसिस को खरीदने की क्या जरूरत है, उसमें आधा पैसा मुझे दे दे तो मैं आता था. मेरे लिए पूरा पुब्लिसिस को क्यों, सेपिएंट को क्यों खरीदा है. तो अच्छा चलता था हम दोनों का. तो फिर ने मैं फिर आपके टाइम में खरीद लिया था जब आप जॉब में थे वहां पे. अच्छा, एक साल होने के बाद के बाद में 2 साल मैं काम किया, तो उनको वादा किया कि मैं किधर नहीं जाऊंगा, तो सेटल करके रहूंगा. तो 2 साल मैंने काम किया. फिर इसके बाद में ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया है. अगेन इट वाज ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक गोइंग बैक टू लियो बर्नेट. देन आई सेड मेरे एम्बिशन जब तक इतना था कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को मैं साथ में लेके कैसे चलूं. So that's the future. So experience design is becoming far more important than
एनीथिंग एल्स। सो मैंने मेरा खुद का एजेंसी स्टार्ट करनी थी, हाइपर हाइपर कलेक्टिव। कलेक्टिव। वो भी मैं एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम मॉडल के साथ में किया था। जैसा हमारे जब लॉन्च किए थे 23 पार्टनर्स थे हमारे, 23 पार्टनर्स, 23 डिफरेंट एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको वहाँ कौन मना करेगा? तो वो भी किसमें खाली एक ही एरिया में नहीं, स्ट्रेटेजी के है, रिसर्च के है, कंटेंट मार्केटिंग में है, कंटेंट क्रिएशन में है, और डेटा एनालिटिक्स में है, मार्केटिंग में है, और सोशल मीडिया में है। तो सारी जितने भी डिसिप्लिन है, मैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। तो उतना इन्वेस्ट करना था, मुझे भी मॉरिस रिवाइज बनना पड़ता था। तो मैंने कोलैबोरेशन कर दिया सोबी से। अभी पर हमारे क्लाइंट्स पास आपको मेरे ख्याल से कंपनी खोलते ही मिल गए होंगे तुरंत। कंपनी खोलने के पहले ही मिल गए। मैं समझ गया था क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट देखी तो उसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैंने कहा कि लगता है सर के पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है, इनको इन्फॉर्मेशन कुछ डालने की जरूरत है नहीं वेबसाइट पे, सिर्फ लोगों के नाम पड़े, एक बड़ा सा स्ट्रीट का फोटो पड़ा है। कुछ वो प्रूफ के लिए कुछ होना पड़ता है ना, एड्रेस प्रूफ दिखाने के लिए वेबसाइट है। तो नेस्ले को नेस्ले, यू नो, द मोमेंट आई रिजाइन्ड, and then Nestle came to us and they said, you know, Pops, can you set up a social listening studio, and then can you handle our 23 brands in digital? तो उनके लिए मैं सेटअप किया था, 2.5 years तक चलाया मैंने। फिर उनका इंटरनेशनल अलाइनमेंट वगैरह है। So I had a lot of clients right from the day I left Publicis. Then I said, you know, I will not take any client who's there with Publicis or Leo Burnett. So far, you know, even today, after so many years, still I don't work on any Leo Burnett clients. So that's not a... That's good actually. That's modelistic approach. सही है सर। तो एक चीज बताइए, आपने कभी ओगल भी ट्राई नहीं किया? आपने सारी एजेंसी ट्राई कर ली, बस ओगल भी रह गया जो कि टॉप मोस्ट एजेंसी है, उसमें क्यों नहीं गए आप? जो एजेंसी अच्छा करता है उधर जाके क्या करूं मैं? इस हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर है, तो और एक डॉक्टर जाके क्या करेगा? तो आपने पीयूष जी के साथ भी दारू पी है? पीयूष तो है, दोस्त है, दोस्त है अभी भी। तो पहले पीते थे, अभी मैं छोड़ के 15 साल हो गए। अच्छा, छोड़ दिया आपने? मैं तो छोड़ दिया, दारू सिगरेट सब छोड़ दिया मेरे लड़की के लिए। अच्छा। जब मेरा बेटी बोली है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं, बंद करो, तो I said okay. So that every father has a weakness for daughters. हाँ बिल्कुल सर, लड़कियां बोलती है तो बाप पिघल जाता है, बाप पिघल जाता है। So all of us grew up together and then we worked together. तो हमारा जमाने में जब हम लोग एडवर्टाइजिंग में, टेलीविजन नहीं था, प्रिंट ही था। पूरा एक जॉनर देखा आपने टेक्नोलॉजिकल चेंज का, मोबाइल से टीवी से लेके मोबाइल तक। अगर रेडियो भी आपके पास होना है तो उसके लिए लाइसेंस होना पड़ता था। अच्छा, लाइसेंस होना पड़ता था? तो ये नहीं पता था मुझे, रेडियो के लिए लाइसेंस चाहिए। रेडियो का लाइसेंस भी बनना पड़ता था, 4 रुपया हर साल। अच्छा। तो आपके मतलब रेडियो आपने खरीद लिया, उसके बाद भी आपको 4 रुपए हर साल देना है? हाँ, तो रेडियो चलने के लिए आपको एंटीना लगाना पड़ता है, वो आपके छत पे। अगर वो एंटीना लगाए तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो आप घर पे रेडियो नहीं चलाए तो किसी को पता नहीं, वो भी रेडियो खरीदते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, तो लोग चोरी छिपे चलाते होंगे। हाँ, टीवी के लिए भी टैक्स होता था उस जमाने में। टीवी के लिए भी टैक्स होता था? टीवी के लिए भी टैक्स होता था। जैसा टीवी का जो पहले ऐड करते थे हम लोग, तो वो जो स्लॉट्स बेचते थे, वो सैम बलसारा स्टार्ट किया है। सैम बलसारा। तो टीवी दूरदर्शन को पता नहीं था कि हम पैसा कैसा बनाए। तो हाँ, दिखा तो रहे हैं, ट्रांसमिशन तो हो रहा है, पैसा कैसे आएगा? तो उनके पास पैसा भी नहीं होता था। तो इसीलिए कभी भी देखो वो फार्मर की, किसान की शाम को 6 बजे चालू जाता था। खेती बाड़ी दिखाते थे और कुछ नहीं। वो भी एक सामने कैमरा रखा रहता था बस। तो उनके पास पैसा नहीं होता था।
तो वो लोग पूरा दुनिया घूम के आए, दूरदर्शन लोग। हमारा दूरदर्शन में वो जमाने में लोग होते थे जो आकाशवाणी में काम करते थे। अच्छा। तो उनको कुछ आइडिया नहीं था, हाँ यू नो उनको। ये आइस नहीं होते थे, खाली हाँ, कान होता कान था। होते थे, हाँ तो सुन सकते हैं। वो तो म्यूजिक और ये बोलने की हाँ बहुत आदत थी। हाँ तो न्यूज भी न्यूज रीडर बैठ के ऐसी न्यूज बोल देता था। हाँ, बैठे बैठे डेड बॉडी तो की तरह। हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है उस जमाने में, तो उनको सबको यूएस और यूरोप भी जाए, लंदन जाओ, आप रेवेन्यू मॉडल समझो। यूएस जाओ, समझो कैसा टेक्नोलॉजी है, क्या करते हैं। हम्म। तो पूरा समझ के आके बोले कि हमने कुछ नहीं समझा, कैसा बताना है, आप लोग बताइए हमको, आप एडवर्टाइजिंग लोग हैं। हाँ तो सैम बलसारा बोला कि आप प्रोग्राम कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बना दो, हाँ। तो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं। हम्म जो प्रोड्यूसर है वो खुद निकालेगा, हम्म और जो 21 मिनट की जो एपिसोड आप बनाते हैं, हम्म। और 9 मिनट की हम लोग उसका एड्स डाल कमर्शियल देंगे। टाइम, हम्म एड्स बेचेंगे हम लोग, मीडिया वाले एड्स बेचेंगे, हम्म प्रोड्यूसर उसका काम करेगा, हम्म हम लोग उसका एक रेट तय करेंगे, हम्म और उसका मेजरमेंट करेंगे कि कितने लोग उसको हम्म हम्म। देख रहे हैं। हाँ, तो ये एडवर्टाइजिंग वाला ने सिखाया दूरदर्शन को। ये पैसा कैसे कमाते हैं। हाँ, ये इसके अंदर है। पहला नंबर था जो जाके ये पूरा काम किया, वो तो सैम बलसारा था। सैम्बल सारा। हाँ, नाम बहुत सुना था, काफी मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने ये किया है। रोड़ा मिस्त्री ऐसे बहुत सारे लोग थे उनके साथ में। तो हम्म चैंपियन उसको किया है, स्टार्ट किया है। हम्म ये गोदरेज पहले स्पॉन्सर था देश में, हम्म जो कमर्शियल दूरदर्शन बनने के पहले सपोर्ट करते थे। हम्म जैसा एलपीटी होता था, हम्म। लो पावर ट्रांसमिशन, हाँ। तो वो एक 30 to 60 किलोमीटर रेंज में ट्रांसमिट करते थे। अच्छा। हम्म तो उतना ही देख सकते हैं, अगर हैदराबाद में है तो उतना ही देख सकते हैं, थर्टी हाँ। टू फोर्टी किलोमीटर हम्म। मुंबई में है तो 30 to 40 किलोमीटर, उतना उससे ही दे ज्यादा सकते नहीं। हैं। उससे ज्यादा नेशनल टेलीविजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हाँ। और उसका क्वालिटी भी बहुत पुअर था। हम्म लो पावर ट्रांसमिशन, वो उसका ट्रांसमिशन भी उतना खास नहीं था। हम्म तो वो टाइम से गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर हम्म थोड़ा पीछे आए, बट हिंदुस्तान लीवर डोमिनेटेड द सीन, हम्म कि अगर नेशनल बनने के पहले रीजनल में हम लोग थोड़ा इन्वेस्ट करके देखेंगे, हम्म तो ये लोग स्पॉन्सर प्रोग्राम्स को इन्वेस्ट करते थे। हम्म। जैसा चित्रहार है, या हाँ जैसा नेशनल सीरीज बाद में हाँ, है, अब अभी आप बोल रहे रीजनल। हो तो मुझे याद आ रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत एड्स आते थे दूरदर्शन पे, चित्रहार के टाइम पे और सब। तो वो कमर्शियल रेडियो जब बना था इंडिया में, अगर इंडिया में हम्म। कमर्शियल रेडियो बैन कर दिया था इमरजेंसी के टाइम पे, अच्छा। इमरजेंसी के पहले। 75 76। तो वो जाके वो टाइम पे एक कमर्शियल रेडियो हम्म। रेडियो सिलोन करके, सिलोन से आता रेडियो था, सिलोन, हाँ। तो उधर से ऐड डालते थे हम लोग। हम्म। तो इधर से ऐड डालने की ये नहीं था, तो उधर हाँ। से ऐड डाल के एडवर्टाइजर्स को, तो अच्छा, वहां रेडियो से एक सिलोन बात इसीलिए है, चालू हुआ था क्योंकि इमरजेंसी इसीलिए के चल चक्कर में अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। वो कमर्शियल पूरे बंद कर दिए थे। हम्म। तो उधर से टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होता था। हाँ। तो ऐसा रेडियो भी ऐसी था, टेलीविजन भी ऐसी था। तो आजकल जो आप टेलीविजन देख रहे हैं, उसका जो भी फाउंडेशन स्टोन्स है, हम्म। वो कमर्शियल टेलीविजन का एडवर्टाइजिंग लोग नहीं, शुरू किया है। इनिशिएटिव लेके हम्म उनको किया था। क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि अगर टेलीविजन हम हम्म। लोग चालू कर रहे तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए कोई ट्रेंड टेलीविजन लोग नहीं थे। हाँ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था उस जमाने में। हम्म 40-50 लोगों को चुन के हम अमेरिका को भेजा, हम्म। उनको टेलीविजन समझ इंस्टीट्यूट में में नहीं आया डालो, कुछ। उनको टेलीविजन सिखाओ, फिर वापस लेके आओ, यहाँ पे टेलीविजन चालू हाँ करो, या गोरों को इधर लेके आओ, हाँ, उनसे उनको काम लाने का करवाओ। खर्चा बहुत ज्यादा है। वो जमाने में वो पूरा नहीं था। हमारे हाँ फॉरेन एक्सचेंज हर एक रुपए के लिए हम हाँ लोग मरते थे वो टाइम हाँ। पे। वो तो मेरे ख्याल से अम, 91 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद थोड़ा इजी हुआ होगा, उसके पहले तो बहुत तो मुश्किल होगा, कंप्यूटर भी नहीं होंगे आपके पास तो।
कंप्यूटर 80s में? 90 लेट 80 से 87 से कंप्यूटर 86 87 से चालू हो गए। पर उतना ज्यादा ही नहीं। ऑफिस पे एक कंप्यूटर होता था, अच्छा, एक ये होता था। नेटवर्किंग वगैरह, हाँ एक होता था कंप्यूटर। वो भी डब्बा होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, डॉस में काम करना पड़ता था, अच्छा, सी तो कोलन 80s कोलन में भी डाल सर के। आपके पास ग्लोबल क्लाइंट्स होते थे? 80s में जब आप ये एडवर्टाइजिंग में थे, उल्का, JWT, इन सब में? ये पहले जमाने में बहुत सारी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी होते थे। हम्म जब 70s में, जब इंदिरा गांधी सबको वापस भिजा दिए 74 के बाद, हम्म नो फॉरेन कंपनी शुड ऑपरेट इन इंडिया, हम्म तब सारी कंपनी अपने शेयर्स इंडियन काउंटर पार्ट को बेच के चले गए। हम्म जैसा ब्रिटानिया हो या यूनिलीवर हो, हम्म या रैकेट एंड कोलमन हो, हम्म या कोई फिएट होने दो, कुछ भी, सब सब कंपनी, हम्म तो उनका शेयर होल्डिंग का कोई कैपेसिटी नहीं था, वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर ऑपरेट सकते थे। नहीं कर। तो वो लोग लाइसेंस दे दिए, बोले आप लोग बनाओ, जो भी हम्म करना है कर रहे हो, हम्म और वो ब्रांड को जिंदा रखो, हम्म वापस कभी अच्छा टाइम आए तो हम वापस वापस आ आएंगे। जाएंगे। हाँ। तो फिर बाद में ऐसे ही 20 साल के बाद में सभी लोग वापस आए। आज कोको पेप्सी कोला से लहर पेप्सी लेके, हो गया था। मैं बचपन में कोको कोला पीता था, हाँ फिर उसके बाद में कोको कोला चले गया इंडिया से, हाँ, कैंपा और कोला फिर और छोटे छोटे ब्रांड्स आ गए। हाँ। आ गए इंडियन ब्रांड्स आ गए, और बाद में कोको कोला फिर वापस आया। 2000 में ऐसा वापस हम्म आ गया था। हाँ। तो ऐसा ही इस एडवर्टाइजिंग का इन्फ्लुएंस, जो एडवर्टाइजिंग में काम करते थे उनका भी हम्म ग्लोबल एक्सपोजर था। हम्म ग्लोबल इक्विटी उतना ज्यादा नहीं था, हम्म तो पहले जमाने में ग्लोबल इक्विटी था। हम्म उसके बाद में जैसा लिंटस हम्म लिंटस ने जब यूनिलीवर का एक हिस्सा था हम्म लिंटस एडवर्टाइजिंग, हम्म जब लिंटस यूनिलीवर इंडिया से निकल गया, तो हम्म वो लोग बोले कि चलो आप 100% ले लो। हम्म तो लिंटस ने कहा हमको नहीं चाहिए, हाँ हमको नहीं चाहिए, 51% दे दो। हाँ तो बाकी का 51% वो लोग बोले कि हम जाके चैरिटी को दे देंगे। तो अच्छा वो मदर तेरेसा को दे दिए। अच्छा 49% मदर तेरेसा वाज द ओनर टिल हाँ 10 years बैक, 15 years बैक। अच्छा, ये बात तो तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो मदर तेरेसा ने बोले कि मुझे हम्म, ऐसा चैरिटी नहीं चाहिए, हाँ करेक्ट, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हाँ, मदर तेरेसा वो शेयर्स को हम्म, लिंटस के एम्प्लॉयज को दे दिए। अच्छा, तो बांट दिया। लिंटस दे दिए, वापस दे दिया, वो हम्म लिए नहीं। हम्म, तो लिंटस एम्प्लॉयज को देने के बाद लिंटस एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी, हाँ उसके पास थे 49% शेयर्स अच्छा, लिंटस के। हम्म, तो जब तो वो ओनर बन गया एक तरह से। एक तरफ से ओनर हम्म बन गए, हम्म जब वो शेयर, जब 100% लिंटस लिंटस बन गया इंडिया में, हम्म तो वो शेयर्स ने लिंटस सभी एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हम्म काफी न्यूज था 10-12 साल के पहले कि जो भी लिंटस में काम किया, हम्म बहुत पैसा मिला है सब लोगों को, हम्म बहुत ही पैसा मिला है। So no, they all benefited out of that, हम्म thanks to Mother Teresa and her हम्म principles, हम्म, and also the government regulations. हाँ, So I mean, everything was so chaotic एट दैट टाइम। till हम्म 90s. It हम्म was very chaotic. 80s also uh, was struggling years. हम्म इंडिया में बढ़ता था, फिर भी we used to learn by proxy all the हम्म things and then make marketing happening, but so much of restrictions to do हम्म anything. आई डोंट थिंक जब 80s में जॉब, एडवर्टाइजिंग जॉब भी बहुत ज्यादा कोवेटेड या हाई मानी जाती होगी, या कोई जाने की सोचता होगा उसमें। तो वो लिमिटेड था कि जैसा अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे, हम्म कॉन्वेंट जाने वाले बच्चे, जैसे क्रिकेट होता था जेंटलमैन्स गेम, हाँ और सारी रिच किड्स आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, हाँ नवाब राजा हम्म ऐसे लोग आते थे। हाँ, अभी तो ऑटो रिक्शा की कोई भी खेल रहा है। ड्राइवर का बच्चा भी खेलता है, हम्म कोई भी खेल सकता है, उतना डेमोक्रेटाइज हुआ नहीं। हम्म तो वो इसीलिए कि
हम लोग जो भी एडवर्टाइजिंग वो जमाने में करते थे, अप टू 60s एंड 70s ऑल्सो, इतना था कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल ज्यादा था। तो हर एक फिल्म करण जौहर के फिल्म के जैसा होना, वेस्टर्न लाइफस्टाइल पूरा। so that's a kind of, अभी भी है सर वेस्टर्न लाइफस्टाइल। मैं भी एडवर्टाइजिंग में काम किया बीच में, मैं डेवलप ही नहीं हो पाया वहां पे, क्योंकि बहुत वेस्टर्न लाइफस्टाइल था वहां पे। हिंदी में तो बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब मैं ही एकमात्र लड़का था वहां पूरे एडवर्टाइजिंग में जो हिंदी, मतलब सारे कैप्शन जो थे वो सब हिंदी के मुझे ही मिलते थे। क्षितिज को दे दो लखनऊ से, वो हिंदी का काम कर लेगा सारा। तो सारा हिंदी का काम मैं करता था, तो ये रेपुटेशन थी वहां पे। तो है चलो ठीक है। कल्चर। आई मीन इवन जूही चतुर्वेदी इज आल्सो फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ, हाँ इतने अच्छे फिल्में लिखी है हाँ वो हाँ। भी आर्ट डायरेक्टर थी वो भी। अच्छा, वो कहाँ पे थी? आपके अंडर में और काम किया उन्होंने? थोड़ा सा 1 साल मेरे साथ में काम किया, अच्छा। और काफी साल ओगिलमी में काम किया। हाँ, आपने कभी फिल्म बनाने की नहीं सोची सर? अभी मतलब एडवर्टाइजिंग आपके में दोस्त हैं बाल्की, उन्होंने फिल्म बना दी, नितेश तिवारी वो आपके अंडर में थे, उन्होंने फिल्म बना दी, आपने क्यों नहीं सोचा? आप तो बॉस हो राम भट्ट, सबके। इतने लोग पहले जमाने से अभी तक हम्म, काफी लोग बना रहे हैं फिल्म। हाँ, फिल्म ऐसा ये सेम एडवर्टाइजिंग फिल्म में कोई डिफरेंस नहीं, कहानी बताने हाँ, कितना अच्छा मजबूत कहानी होता है, हम्म, उतना अच्छा ऑडियंस जुड़ते हैं उसके साथ में। हम्म, अगर कहानी में दम नहीं है हाँ, तो कितना भी कोई भी स्टार होने कुछ नहीं कुछ नहीं कर फर्क सकते। पड़ता। तो हमारा जॉय आता है स्टोरी लिखने में। हाँ, पर एडवर्टाइजिंग में इतना काम और भी बाकी है मुझे सीखने का और करने का। हाँ, मेरे ख्याल से दो चीज नहीं कर पा सकते, हम्म, एडवर्टाइजिंग भी और ये भी। जैसा बाल्की ने जब चीनी कम बनाया, हम्म, तो जब मैंने बताया था कि बाल्की तुम नौकरी मत छोड़ो, तुम हम्म, चले जाओ, मैं तुम्हारा काम मैं करूंगा। हम्म, अगर जम गया तो ठीक हाँ, है और एक फिल्म बनाओ, हाँ, नहीं अगर जमा नहीं तो जम वापस आ गया जाना। वापस आ जाओ, मैं हूँ, अब साथ में काम करेंगे। हाँ। वही मैं नितेश को भी वही बताया था। अच्छा, नितेश को भी तभी सब ऐसे ही आपको भेजा पॉप्स था। कहते हैं कि आप सही में हाँ, पापा हो सबके। और अश्विनी को भी वही बताया क्या होने वाला है। हाँ, मैं हूँ, नौकरी टेंशन नहीं मत लो। मिलने का, हाँ, नौकरी नहीं मिलने का कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ हाँ तो नौकरी वापस आ जाओ, काम करो। हाँ, इसीलिए मैं, अगर एडवर्टाइजिंग जब मैं छोड़ सकता हूँ, कोई मेरा काम कर हम्म, सकता है, तो मैं हम्म, निकल के जब फीचर फिल्म बनाऊंगा। हम्म। So you are also looking for a pops for you. Yeah. So, it's आपने, not an easy job to make a film. हाँ हाँ, इट्स नॉट एन इजी जॉब सर। इसको दो एड साल एड काम डायरेक्ट करना करने पड़ता का, है। एड डायरेक्ट करने का भी नहीं सोचा आपने? ये डायरेक्ट किए हैं? नहीं, ऐड तो ऐसा कभी जरूरत पड़ा तो 3-4 ऐड डायरेक्ट किया मैंने। हाँ, उसमें कोई तो काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। हम्म, और अगर मैं जितना भी ऐड डायरेक्ट करूं, हम्म, साल में 100 ऐड भी डायरेक्ट करूं, हम्म, तो मेरा पैसा मैं नहीं हम्म, कमा सकता हूँ। हाँ, जितना कंपनी ने मेरे पे खर्चा कर रहा है, हम्म, उतना उतना पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ। तो आपको मुझे वहां कोई जस्टिफाई और भी बड़ा करना है। चीज करना पड़ेगा, हाँ। हॉलीवुड में बनाना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए। नहीं नहीं, सही So है it सर। is and there are young people who are doing a good job, and then you हम्म, let them do हम्म, what they like doing. हम्म, तो काफी जेनरॉसिटी मेरा सब गुरु ने मुझे सिखाया, हम्म, कि जेनरॉसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, बी जनरस, बी हम्म, जनरस विथ योर टाइम, विथ योर नॉलेज। अब तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को कितना जनरसिटी में दिखा सकूं, ट्रू। उतना जनरसिटी देंगे। उनको फ्रीडम देना है, हाँ, उनको सपोर्ट देना है, हम्म, उनको जाके करने देना है। कभी फेल हो जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ, दैट्स फाइन। यू कैन वापस खड़े स्टार्ट हो। अगेन, वापस खड़े होते। सो जितने भी अभी फीचर फिल्म में काम कर रहे हैं, हम्म, सभी लोगों का, मेरे साथ में काम किया सभी का वही एक मंत्र है कि हम्म, आप जाओ, जो भी करना है करो, हाँ, मैं हूँ। हम्म, अगर कोई टेंशन प्रॉब्लम है मत लो। तो हाँ, मेरे पास है, टेंशन मत लो।
कोई जरूरत पड़ा तो मैं हूँ, कभी आते, कभी स्टोरी ऐसा नहीं ऐसा करना वो। मैं तो नितेश तिवारी के हर स्किट में लड़का को लड़की बना देता था, अच्छा। जैसा कपिल शर्मा का जैसा नहीं, लड़की बनाना। हाँ इंडिया में जेंडर बयास इतना होता है, हम लोग हाँ लड़के का ही सोचते हैं, हाँ। पढ़ाई लिखाई तो लड़के का, लड़के का। लड़की का सोचते हैं। हम्म। तो खेलना कूदना है तो लड़कियों लड़कों को ही सोचते हैं, हाँ और घर का काम करना है तो लड़कियों को सोचते हैं। हाँ। तो एडवर्टाइजिंग में मैं यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन और हम्म पॉपुलेशन फर्स्ट से हम्म last 15 years हम्म I'm with them, supporting this in advertising, media and feature films. हम्म तो जो भी स्क्रिप्ट लिखते थे, मैं लड़की हुआ तो अच्छी होती है, हम्म। तो आई यूज टू चेंज ए लड़का टू लड़की। हाँ तो वो लड़की का रहने से काफी, जैसे स्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं दिखता है, हाँ। लड़का को दिखाओ लड़की को दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म फिर हम नेचुरली क्या करते हैं, लड़का को लिखते हैं, हम्म। जैसे हम लोग जो भी देखते हैं उससे वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एंड हाँ। सिंपली वी राइट। एंड देन आप लेटर चेंज कर देते हो उसको, जेंडर तो चेंज कर देते इग्नोरेंस हो। इग्नोरेंस इन हाउ कैन यू हम्म मेक पीपल अवेयर, वंस हम्म पीपल आर अवेयर। जब दंगल की स्क्रिप्ट लिखा है हम्म नितेश ने, हम्म वो बड़े शान से मेरे रूम में आया, ऐसा हम्म। बाउंड स्क्रिप्ट वैसा मेरा टेबल पे फेंका हाँ। और बोला इसके अंदर कुछ चेंज करो, अभी दिखाता हूँ मैं, यू कैन नॉट चेंज। हाँ तो यहाँ पे दो लड़कियां ही हैं। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। पर मैं अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सर मैं कुछ, एक सब्सक्राइबर्स मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, वो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पहला तो शुरुआत कहाँ से करें एडवर्टाइजिंग की? जैसे जो कॉलेज से बच्चा निकल रहा है, कॉलेज में ही है, कॉपीराइट मतलब कहाँ से जॉब शुरुआत होती है? मतलब सीधे कॉपीराइटर से शुरुआत होती है या आप ऊपर भी जा सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर में या क्रिएटिव डायरेक्टर में? क्या क्या पोस्ट होती है एडवर्टाइजिंग में, ये थोड़ा बच्चों के लिए। या एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव में एक होता है आर्ट रिलेटेड, आर्ट डायरेक्शन, डिजाइनिंग, ये डिजाइन आर्ट स्कूल से आते हैं लोग। हम्म दूसरा होता है कॉपी राइटिंग। हम्म तो कॉपी राइटिंग तो जर्नलिज्म से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं, हम्म। और जिंदगी में और सब जगह फेल हो गए तो एडवर्टाइजिंग में आते हाँ। हैं। तो वो तो कहा होता है। सर मैं एक्चुअली पर ओगलवे गया उसके था, लिए जब मैं मुंबई हाँ आया था नया नया स्ट्रगल के तौर पे, अपनी नौकरी छोड़ के। मैं इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर नौकरी छोड़ के मुंबई आया, तो ओगलवे आया, तो मैंने उनको अपना रिज्यूमे दिया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बीटेक किया, ये किया वो किया। कहती तुम पागल हो, नौकरी छोड़ के आ गए, यहाँ पे सब 10th फेल काम कर रहे हैं, कह रही वापस जा। मैंने कहा है अच्छा। तो ऐसा था सिनेरियो वहां पे। हाँ तो कोई किसी का भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है आपको हाँ, कॉपीराइटर या बनने क्रिएटिव के लिए। बनना है। मैं समझता हूँ कि दिमाग का खुला होना जरूरी है बस। एवरी एवरी लिविंग बीइंग इज क्रिएटिव। हम्म। क्रिएटिव आइडियाज हम लोग सब बचपन में पोएट्री लिखते हैं, मेरे को गाना सर गाते आपकी हैं। टेड टॉक में आपने क्रिएटिविटी की डेफिनेशन दी थी, टेड टॉक में, वो बड़ी अच्छी हाँ लगी थी, वो एक बार बताइए आप। आपने तो क्रिएटिव वो को अलग तरीके से बताया था एकदम। तो क्रिएटिविटी जो है सब में होता है, हम्म पर इतना डिफरेंस होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं क्रिएटिव फील्ड में, हम्म वो लोग काफी मेहनत करके स्किल सीखते हैं। हम्म दैट लर्निंग ऑफ दैट स्किल, अगर आप बचपन में हम सब झूठ बोलते हैं, हम्म एक कहानी बताते हैं अपने टीचर को क्यों लेट आए, हम्म या अपने मम्मी को बताते हैं कि हम लोग स्कूल से देर से कैसे क्यों आए, हम्म कुछ ना कुछ बहाना और एक कहानी तो बताते हैं। हम्म। तो कहानी हमारे अंदर है बताने का। करेक्ट, हाँ इट्स बॉर्न इन बॉर्न विद हाँ एवरीवन। हाँ। और हर एक स्टोरी हम्म। इज ए ब्यूटीफुल लाइफ। हाँ तो वो सही नहीं होता है, हाँ। कोई कहानी सही नहीं होता है। हम्म। सही हो तो वो न्यूज़ होता है, फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल होता है। तो जो फैक्चुअल इवेंट्स होते हैं उसको इमेजिनेशन जोड़े तो वो कहानी बनता है। हम्म तो कहानी हम सब में है, हम्म पर वो कहानी को कैसे बताना चाहिए, हम्म किसका पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहिए, हम्म डायलॉग किस कैसे होना चाहिए, कैरेक्टर्स कैसे होना चाहिए, हम्म हम क्या बोलना चाहते हैं, हम्म या हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम्म
so we often forget that feature film is audio visual medium. तो हम लोग रेडियो को लिखे जैसा लिखते रहते हैं, वही रेडियो और दूरदर्शन में फर्क नहीं था। आजकल 90% ऑफ द सिनेमा, इंडियन सिनेमा इज ऑल्सो टॉकेटिव लाइक रेडियो। हमारा बचपन में ये होता था कि रेडियो में भी फीचर फिल्म का ट्रैक पूरा डालते 2.5 घंटे का। लोग बैठ के सुनते थे, उनको एक भी कहानी में एक भी ट्विस्ट नहीं मिस होते थे। तो मतलब क्या हुआ, तो देखने की क्या जरूरत है? हमारे सुने तो काफी सब कुछ बोल के होता था, स्पून फीडिंग। तो ये पूरा सीखना क्राफ्ट बोलते हैं, कैसा लिखने का है, बॉडी कॉपी, और हर एक ब्रांड का एक पर्सनालिटी होता है। तो वो पर्सनालिटी के पीछे छुप के हम कैसा बात कर सकते हैं। तो फ्रंट तो ब्रांड होता है, पर ब्रांड के पीछे हम होते हैं, जैसे कठपुतली को चलाते हैं। वो हर एक ब्रांड एक कठपुतली होता है, उसके पीछे होके उसको चलाते हैं, तो उसको आवाज देते हैं, उसके लिए हम उसका एक पर्सनालिटी देते हैं, उसका एक एज पर्सोनिफाई करते हैं बेसिकली। टोटल उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कलर्स होंगे, सारी चीजें बतानी होती है। तो जो इमेजिनेशन की काम है, तो मार्केटिंग और ऑडियंस, ये दोनों को जो समझता है वो एडवर्टाइजिंग में सक्सेस हो सकता है। और हम लोग जो एडवर्टाइजिंग में क्या काम में आता है, क्या पढ़ने का, कुछ नहीं पढ़ने का। जो भी पढ़ा है, जो भी सिखाया है हमको, उसको छोड़ने की। तो काशी जाके वो बनारस में ऐसा छोड़ने बस ये पूरा मुझे अभी काम नहीं आएगा। तो एडवर्टाइजिंग में इतना है, आप 12 साल तक जैसा तक आपका जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, वो सेल्फलेस होते हैं। तो अभी 12 साल के ऊपर जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस है, उसमें एक सेल्फिशनेस रहता है। मैं ये दोस्त को मिल रहा हूँ, ये इसके पास किसी वजह से मिलूंगा, पैसा है, इसका बड़ा गाड़ी है, मैं गाड़ी में आ सकता हूँ लिफ्ट लेके, कहने तो ये आइसक्रीम खिलाएगा मुझे, या ये काम में आएगा। अभी बड़े होने के बाद ये मुझे धंधा दे सकता है, इससे मैं काम कर सकता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था इस बारे में कि मैं आज किसी के दोस्त के साथ इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ बैठना है। मैं बैठा हूँ तो कोई ना कोई मतलब ही होता है, उसका भी मेरा भी, दोनों का। तो ये अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उसको कलर कर देते हैं। जो मतलबी ढंग से देखते हैं हम लोग, तो we will not get the reality. We are colored by, and we get blinded by all those experiences. Then you are not giving your observation, you are giving a perceived observation of somebody else, because he is making a judgment on what are you going to say. जो जैसा बचपन में हमारा माँ जैसी होती थी, क्या क्या काम करती थी, हमारा पिताजी कैसे होते थे, सिबलिंग्स कैसे होते थे, रिश्तेदार कैसे होते थे, मामा चाचे कैसे होते थे, और दोस्त कैसे होते थे, टीचर कैसे होते थे। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस जो हम लोग ऑब्जर्व किए, वो हम आज यूज करते हैं। जैसे मैकडोनल्ड का पुराने जमाने के दाम, मेरा बचपन में मेरा दादाजी भी यही बोलते थे। तो एक कहानी दिए तो हमको पूरा महीना हमको काम में आता था। तो तुम लोग 10 पैसे क्यों मांगते हो? 10 पैसा एक महीने के लिए, पॉकेट मनी। एक महीने के लिए 10 पैसा, 10 पैसा तो 2 आने। तो एक आने में हम लोग पूरा एक महीना हमको पैसा मिलता था, एक महीना गुजरते थे हम लोग। आपको क्यों गुजार नहीं सकते ना, 2 आने क्यों चाहिए? तो उनको पता नहीं था कि आइसक्रीम का दाम भी बढ़ गया है। काफी चीज उनके बचपन में जो नहीं था तो अभी आ गए। तो हम लोग तो ये दादाजी आए तो बोलते हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारा ऐसा करते थे हम, हमारे स्कूल में ऐसा करते थे, हमारा भाई का बात ऐसा सुनते थे, ये करते थे, वो करते थे, झंझट ही है। तो हम लोग वो दादाजी के नजदीक ही नहीं जाते हैं। दादाजी के नजदीक जाए तो सुना देते हो हमारा बचपन में। पर समझो कि एक आने में 10 आइसक्रीम मिले
हाँ तो कहे आपको एतराज होता है? नहीं हाँ आज टुडे व्हेन हम्म आई स्टार्टेड राइडिंग माय बाइक, हम्म 1 रुपी 25 पैसा लीटर होता था पेट्रोल। हाँ 1980s में 70s में, 70s में 76 77 में हाँ मैंने स्टार्टेड। तो अभी 100 रुपए नाउ इट 100 रुपए। हम्म अगर आपको कोई 1 रुपए में पेट्रोल डाले तो आपको कोई एतराज है? नहीं कोई एतराज नहीं खुशी होगी हाँ, पर मैं वो दाम में आपको पेट्रोल नहीं दिया, हम्म पर वो पुराने जमाने की एक आधा घंटा कहानी स्टोरी बताऊं? कोई पूरे फायदा नहीं हाँ तो पुराने जमाने की बात सभी लोगों को पसंद नहीं आता, पर पुराने जमाने की दाम सबको पसंद है। हाँ तो मैकडोनल्ड्स के लिए हम एक साल, कितना, 10 साल के पहले, 10 12 साल के हाँ पहले हाँ पुराने जमाने के दाम पे हैप्पी प्राइस मेन्यू 20 रुपए में, हाँ पुरानी जमाने के दाम पे, हाँ, मुझे याद है वो इट वाज यू हु क्रिएटेड दैट दैट राजेश खन्ना एंड देन हाँ संजीव कुमार एंड हाँ देन दिलीप कुमार, दिलीप कुमार ये सब लोग आते हैं मैकडोनल्ड काउंटर में। हाँ और संजीव कुमार बोलते तो वीरू कह रहा था कि यहाँ पे हमारे जमाने के दाम पे अब कुछ मिलता है। अच्छा तो पुराने कैरेक्टर्स वो ब्लैक एंड व्हाइट में आके बर्गर खाते हैं, तो 20 रुपए में क्या मिलता है आजकल? हाँ ये हाँ पुराना जमाना। हम्म तो वो इंसाइट जो हम लाइफ में जो सीखते हैं, हम्म लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं, वो इंसाइट से हम लोग काम किए तो वो यूनिवर्सल इंसाइट, इट विल मेक पीपल रिलेट टू योर एडवर्टाइजिंग एंड योर कम्युनिकेशन। जैसा हम्म पीयूष ने एक ऐड लिखा था हम्म कि एसबीआई के लिए, हम्म वो ये लिखा था कि वो एक 80 year old मैन हम्म गिफ्टिंग ए डायमंड रिंग टू हिज वाइफ। हम्म वो दर्जी का काम कर रही थी, घर पे कुछ काम है जो हम्म सीट पे बैठती है, हम्म तो वो आके बोलता है कि सालगिरह के लिए। हम्म तो शी सेज दैट व्हाई डायमंड रिंग, हाँ अभी इतना बुढ़ापन पे मैं क्या करूंगी डायमंड रिंग? हाँ तो वही बोलता है ना, हीरो को क्या पता हम्म पहनने वाला की उम्र। हीरो को सही बात है हीरो को क्या पता पहनने वाले की उम्र तो कोई भी उम्र होने दो, हम्म करेक्ट, हीरा तो हीरा है, हम्म और मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत तो मोहब्बत है प्यार तो हाँ प्यार प्यार है, बीवी बीवी ही होती है। हाँ करेक्ट। तो जल्दी या देर से हम्म अगर दिए तो खुश हो जाएंगे लोग, हम्म करेक्ट। तो हम्म प्यार तो कम नहीं होता है, बढ़ता है वो। हम्म पहले पत्थर से भी अंगूठी बना के दे सकते हैं, हम्म पर 20 साल के बाद, 40 साल के बाद हम्म हीरा ही रखना पड़ेगा। हाँ 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 सही बात है अच्छा सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि हाउ पावरफुल यू आर एज एन एडवर्टाइजर जैसे आपने मैकडोनल्ड वाली चीज बताई मान लीजिए मैकडोनल्ड्स आपके पास आता है और कहता है कि देखिए हमारा बर्गर 50 रुपए का है एंड यू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ ओल्ड वाला थिंग तो आप क्या बोल सकते हो कंपनी को कि आप इस बर्गर को 20 रुपए वाला कर दो या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो तो आपका चीजें चल जाएगा मतलब एज एन एडवर्टाइजर डू यू ऑल्सो एडवाइज देम इनटू मार्केटिंग और समथिंग एंड डू दे लिसन टू इट They will listen if there were to be some reasoning behind that. हम्म तो हमको इतना समझना है कि एडवर्टाइजिंग इज एट द इंटरसेक्शन हम्म ऑफ कंज्यूमर हम्म एंड मैन्युफैक्चरर। हम्म जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो तो बिजनेस है, हम्म काफी चीज होते हैं उसके अंदर, हाँ करेक्ट। उनका प्रॉफिटेबिलिटी, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर, हम्म इनपुट कॉस्ट, हम्म गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम्म इतना कॉम्प्लेक्स है और जो टू उन्होंने ऑलरेडी सेट कर अंडरस्टैंड। रखा है वो सेट करके रखा है, तो यू कैन नॉट चेंज ऑल दैट। हम्म एंड एज फार एज एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न, जो जो आप भी बनाओ, कुछ भी हम्म बनाओ, हम्म उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। हम्म आप 40 रुपए खर्चा करो, हम्म मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। अगर हम्म, मैं 20 रुपए दे रहा हूँ तो 20 रुपए के वैल्यू मुझे चाहिए। हाँ सही बात है अब तो रैशनली बोलेंगे नहीं नहीं 20 नहीं, ये 40 रुपए खर्चा किया, हम्म इसीलिए आप 50 रुपए में खरीद करो। हम्म, क्यों खरीदेगा? हाँ भाई मुझे नहीं खरीदना मुझे बीस तो, रुपए में खरीदना है तो जो कंज्यूमर का नीड है, हम्म तो वो उसका वॉइस हम मैन्युफैक्चरर तक ले जा सकते हैं। हम्म जैसा ग्रुप रिसर्च करते हैं हम लोग, जैसे हम्म क्लाइंट्स भी ट्रैक करते हैं, सभी क्लाइंट ट्रैक करते हैं हम्म क्या हो रहा है। हम्म ये दोनों को जोड़ना
और ये दोनों को कन्विंस करके, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव, हम जैसे कंज्यूमर हो, कंज्यूमर को एक नीड है, उसको एक पेन चाहिए लिखने के लिए, और मैन्युफैक्चरर ने वो एक पेन मैन्युफैक्चर करता है। हम ये पेन को लेके एक कंज्यूमर तक कैसा ले जाए, ये पेन के अंदर क्या खासियत है, अगर खासियत नहीं है तो क्या खासियत हम उसके अंदर ला सकते हैं, तो वहां तक हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, यू नो, कैन यू मेक द रिफिल वर्क हार्डर, so we pen, refill, or you can change the design of the pen or something like that, color of वो the 10 pen. किलोमीटर चला तो हमारा 20 किलोमीटर चलता है या 12 किलोमीटर चलता है, तो ज्यादा लिख सकते हैं। तो एक बेनिफिट हम लोग, कंज्यूमर बेनिफिट, जैसा आपके इनपुट कॉस्ट, मैंने इसको ज्यादा, उसके अंदर वो प्लास्टिक में सिलिकॉन कम किया और कुछ ज्यादा किया, ये मजबूत होता है, तो कंज्यूमर को इतना नहीं चाहिए। मैं तो 20 रुपए के पेन लेता हूँ और लिखता हूँ, अगर वो घूम गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक लेकर लिखता हूँ। So how do you, that value is what we bridge. For instance, for Parker pen, I have done with Amitabh Bachchan और जेलिना। जब जेलिना ऑटोग्राफ पूछती है तो वो जेलिना को भी ऑटोग्राफ देता है और देखता है पेन अच्छा लिखता है। अगर पेन अच्छा लिखता है तो हम क्या करते हैं, हम वो जितना स्क्रिबल कर सकते हैं उतना करते हैं, उतना कुछ लिखते हैं, गर्लफ्रेंड का नाम, अपना नाम, सिग्नेचर, और कोई क्रिकेटर अच्छा लगता है नाम, लिखता लिखते, लिखते ऐसा डूडल बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा लगता है, पेन अच्छा लिखता है। अगर पेन हार्ड है, वो अच्छा इंक फ्लो होता नहीं, तो उसमें काफी दिक्कत होती है अपने को, वो पेन को हम लोग तो वापस कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो ये पेन इतना स्मूथ और अच्छा लिखता है, आपका दिल और लिखना चाहता है, कुछ ना कुछ ज्यादा है। तो अमिताभ बच्चन खाली वो जेलिना को ऑटोग्राफ देता है, देने के बाद वो पड़ोसन के भी देता है, दूध वाले को भी देता है, और उसका आजू बाजू घर पे सभी लोगों को ऑटोग्राफ, पूरा किताब ऑटोग्राफ करके देता है। आप अमिताभ बच्चन के बाद एक ऑटोग्राफ मिलना ही मुश्किल है। वो अमिताभ बच्चन हमको इतना बांट रहा है क्योंकि पेन अच्छा है, पेन अच्छा है। तो पेन हम ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन कैमरा पे आके, ये पार्कर पेन है, ये बहुत अच्छा है, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करो। वो बहुत डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग हो गई एक तरह से। अमिताभ बच्चन को एक सेल्समैन बना दिया हम लोग, वैसा नहीं होना चाहिए। अमिताभ बच्चन इज अ कैरेक्टर एंड देन एवरीबॉडी नोज दैट ही लाइक्स राइटिंग, पढ़ा लिखा हुआ आदमी, एंड देन ही हैज रेस्पेक्ट इन दैट, सो that makes a connection, and then suddenly people say that अमिताभ बच्चन वाला पेन देखेंगे, पार्कर पेन, and then you doodle, ऐसे ही खरीदते हैं नाम पेन, अगर पेन स्मूथ लिखा है तो ले लेते हैं हम लोग, बाकी सब लोगों को बोलते हैं सही बात बोला है, ऐसी एकदम अच्छा लगता है लिखने में, अमिताभ जी बोल रहे थे, सही बात बोल रहे थे। तो ये बिलीवेबिलिटी, रिलेटेबिलिटी आता है, ये पूरा अपने इंसाइट्स जो अपना ऑब्जर्वेशन में होता है, वो आजकल की ऑब्जर्वेशन है, ये तो पुरानी चीज है, पुरानी ऑब्जर्वेशन है। जैसा आलेख पदमसी ने कहते थे कि वो ललिता जी, सर के ललिता जी, उनका मदर का मॉडल किया है। तो एक दिन क्या हुआ था, वो उनका मदर जाके दोपहर में एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीद के लेके आए, तो बड़ी शान से लेके आए, मैटर ऑफ फैक्ट। तो पदमसी साहब पूछे, मम्मी नया गाड़ी? वो बोला शौक लगा है, लेके आ गया, तो चलो राइड लेना है, चलो। एंड देन उसी दिन शाम में एक भाजी तरकारी वाला घर पे आया बेचने के लिए, तो उनके साथ में बार्गेन कर रही थी, 1 पैसा के लिए, 2 पैसे के लिए, 5 इंडियन पैसे हाउसवाइफ्स। के लिए। तो अमिताभ अपना पदमसी साहब ने पूछा, उनके मदर को पूछे थे कि तुम जाके इतने लाखों की गाड़ी ऐसी खरीद के लेके आए दोपहर में,
मुझे टाइम पास होने के लिए जाके ये गरीब ये लोग के बारे में इधर जाके ये कितना 2 पैसा 5 पैसे के लिए क्यों बार्गेन करती है। हाँ, तो अच्छी चीज में महंगी चीज में काफी हाँ, फर्क फर्क होता है। हाँ, अगर चीज अच्छी है तो कितना भी पैसा है वो दे दे देना। देंगे। करेक्ट, चीज अच्छी नहीं है तो जितना भी है तो जितना कम भी है वही ज्यादा है। हाँ, हाँ, तो उसके हिसाब से दाम देना है। So that's a common sense. हाँ, If the things are good, you don't mind हाँ, giving little extra. हम्म, Things are not that good, you bargain and then take the हाँ, value out हाँ, of it, unless it is something special. हम्म, ये किसने सिखाया? उनका मदर को और सर के लिए क्या ताल्लुक है? हाँ, There is no connection between both नो of them. कनेक्शन व्हाटसोएवर। हाँ, So that's how creative ideas come from, inside. नेचुरल एनवायरनमेंट। हाँ, दैट्स व्हाई यू सेड Inside. ना कि सब अपना नॉलेज वाले सब गंगा में फेंकाओ, क्योंकि यू विल लर्न फ्रॉम द आसपास की चीजों से ही लर्न करोगे। जैसे एग्नोलो ने ये हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हाँ, अ, एयरटेल। तो उसको बोलो कि कितना कहानी बोलता है वो। रात में 3 बजे भी कोई उसका घर चले जाता है। हाँ, वो दोस्त है, वो 3 बजे आता है, वो उसको जब भी टाइम मिलता है हम्म, तो वो बोलता है कि सभी लोग होना चाहिए, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स शुड बी देयर, हम्म, नॉट वन काइंड। So I used to हम्म, tell him that this guy is a gunda. Why do हाँ, you want to go around with him? हाँ, He says, नहीं नहीं कभी काम में आएगा। हम्म, ये एडवर्टाइजिंग में ही नहीं है, दिस इज योर ओल्ड फुटबॉलर, हाँ, इससे क्या है? नहीं नहीं कभी कभी संडे के दिन मैं खेल लेता हूँ उसके साथ हाँ, में। तो जब वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उसके अंदर से आइडिया निकलते हैं, तो दोज आर द बेस्ट आइडियाज। बिकॉज पीपल कनेक्ट विद देम, लाइक बिकॉज वो औरों के साथ भी हो रहा है। अगर हमारा जजमेंट यही होता है कि ये इंसाइट जो हमारे लिए ट्रू लगता है, हम्म, क्या ये सभी लोगों के लिए ट्रू लगता है? हम्म, अगर लगता है हम्म, तो वो वो ही चीज वर्क करेगी। वर्क करेगी। क्योंकि ये हाउस वाइफ वाली चीज तो हम सबने नोटिस करी है, मेरे ख्याल से हर घर में हर आदमी ने नोटिस करी है। इट वुड कनेक्ट लाइक एनीथिंग। अच्छा सर, ये किताब लिखी थी आपने 30 सेकंड्स ऑफ थ्रिलर, उसकी क्या स्टोरी? वैसे बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, 1.5 घंटा हो गया है। अब मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा, बस लास्ट सवाल बता दीजिए कि आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। आपने किताब लिखी थी 30 सेकंड थ्रिलर, जो कि अमेजन पे है, वो बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले एक्चुअली। तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, और आगे आपकी कोई और किताब लिखने का प्लान है? इतना तो चाहिए जो जैसा बोलते हैं, ब्लड एंड नॉलेज हम्म, कैनॉट बी केप्ट एट वन प्लेस। हम्म, ब्लड तो सर्कुलेशन में होना ही चाहिए, हाँ, नॉलेज भी सर्कुलेशन में होना ही चाहिए। हाँ, एक जगह नहीं उसको रोक रोकना नहीं, हाँ, रुकना नहीं, तो हम्म, उसको आगे जाना है। हम्म, सो व्हाट कैन वी डू नॉट टू क्लॉग both knowledge and blood? So हम्म, you have to keep it in circulation. The knowledge which you have gained from your seniors, हम्म, you need to pass it on, ट्रू, and then the wisdom which you have gained हम्म, of so many years of experience हम्म, also needs to be passed on to हम्म, the next generation. So how can you do that? हम्म, तो मैं काफी स्कूल्स में लेक्चर्स लेता हूँ, जितना ले सकते हैं उतना। हम्म, और इंडस्ट्री में भी पार्टिसिपेट करके बात करता हम्म, हूँ, इंडस्ट्री फोरम्स में। हम्म, जैसा आप जैसे लोग को भी बुलाए तो मैं मिस नहीं करता हूँ, उधर हम्म, भी बात करता हूँ, हाँ, ताकि आपके विचार और आपकी एक्सपीरियंस जो आपने सीखी हम्म, वो और दूसरे को काम में आए। हाँ, तो एक किताब का भी यही था कि ये एडवर्टाइजिंग जो है, एक जमाने में हम्म, महाभारत के जमाने में आधा घंटा लोग एडवर्टाइजिंग के लिए बैठते थे। हाँ, पूरे पूरे एड्स काफी देखते थे। पूरे एड देखते थे, और काफी मदर्स हम्म, हमको लिखते थे कि थैंक्स टू एडवर्टाइजिंग, जो हम्म, एड जब आते हैं तो हमारे बच्चे हम्म, मुंह खोल के देखते हैं, हमको हाँ। खाना खिला देते वो टाइम में। वो फ्रूटी का ऐड आता था, रसना के ऐड आते थे, हाँ, मुंह खुल जाता था। तो मुंह खुलते ही हम लोग उसको खाना खिला देते। ये आधा घंटा में हमारा पूरा काम हो जाता, वो हाफ एन आवर ब्रेक में। हाँ, तो इतना फेमस था एडवर्टाइजिंग 80s और 90s में। हम्म, अम, या हमको मौका मिला कि हमारे सारे एड्स
80s और 90s में बनी है। सो लोगों को एडवर्टाइजिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लोगों को लोगों के लिए इतना ही पता एडवर्टाइजिंग है मतलब कि टीवी कमर्शियल, उतना ही लोगों को लगता है। वो टीवी में ऐड देखते हैं, बस उतना ही हाँ। एड्स देखते हैं जो टीवी में, उतना ही। जबकि वो बहुत ही छोटा ऐसा हिस्सा है, बहुत बहुत काम होता है एडवर्टाइजिंग में। वो पूरा पता नहीं है उनको, हम्म। पर सिनेमा के बारे में काफी पता है। हाँ। जो मीडिया ने सिनेमा के बारे में लिखते हैं, हम्म। एक्टर्स, हम्म। डायरेक्टर्स, हम्म। सिनेमाटोग्राफर, सेट मेकर, जो होता है आजकल तो और ज्यादा पता है। तो जब हम अगर ट्रेन में किसी के साथ में सफर कर रहे हैं तो कोई बोला है कि ये तो श्रीधर साहब है, ये एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, क्या एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं? वही होर्डिंग वगैरह आप देखते हैं, वो हम्म। पेपर में ऐड वगैरह। अच्छा 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 अच्छा, होर्डिंग पे आप पेंट करते हैं? नहीं नहीं, वो पेंट करने वाले अलग रहते हैं। अच्छा तो अच्छा, आप क्या तो आप करते तो हैं? लेखक है? नहीं नहीं, लिखने वाले अलग रहते हैं। तो आप क्या करते हैं? तो बहुत ही मुश्किल होता है एक्सप्लेन हमको करना। एक्सप्लेन करने में। तो वही फिल्म के बारे में भी ऐसे पूछे, अगर वो एड फिल्म आपने बनाया? नहीं नहीं, डायरेक्टर ने बनाया। आपने प्रोड्यूस किया? नहीं नहीं, प्रोड्यूसर अलग से होता है। और लिखा आपने? नहीं तो नहीं, वो लिखने के आपने लिखा राइटर्स है? नहीं नहीं, वो राइटर लिखा है। तो आपने क्या किया इसके अंदर? कुछ नहीं, मैं कुर्सी पे बैठ के चाय पी के आ गया बस। राय दे के आ गए। तो हाँ। वो उनको समझ में नहीं आता। अगर मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में उनको बताऊं कि मैंने थम्स अप की ऐड किया, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, सलमान खान या हाँ। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। तो वो सही में वो खुद आता है क्या ऊपर से नीचे तक? वो अपने स्टंट खुद करते हैं। हाँ। तो उनका एक अलग से जोश आता है। हाँ। वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वो ऐड कैसा बना, हाँ। कौन था? तो ये सारी क्वेश्चन उनको पता नहीं होता है कि पीयूष पांडे की एजेंसी अलग है, मेरा एजेंसी अलग है। हाँ। हाँ। वो मुझे पूछते जुजू कैसा बना है, हाँ। वो एनिमेशन में बना है, वो क्या सही लोग है, क्या भाषा बोलते हैं वो लोग? हाँ। हाँ। तो मुझे क्या पता है, वो पीयूष को जाके तो उनको लगता उनके है लिए एडवर्टाइजिंग मैं, में तो आपको सब पता होगा, सारी एड्स कैसे बनते हाँ, हैं। हाँ। तो जो एडवर्टाइजिंग के अगर आप बैक स्टोरीज हम्म। उनको समझाएं तो हम्म। काफी मजा आता है उनको हाँ। सुनने में। हम्म। और जो उनकी जो पसंद ऐड है, हम्म। उसके बारे में भी, अगर हम कोई भी बात बताओ तो तो वो बहुत खुश बहुत ही होते हैं। खुश हो जाते हैं। तो वो इंसाइट लेके मैं मुझे एक किताब लिखने की प्रेरणा मिली थी वहां से। फिर हम्म। बाद में जो काफी साल से वैसा था मेरे मन में, पर टाइम नहीं होता है ना एडवर्टाइजिंग में, हाँ। तो मैं खुद नहीं लिख पाया। तो मतलब एक एक दिन चीज मैं आपकी बहुत अच्छी है सर, आपका ब्लॉग 2011 से आप लगातार चला रहे हो, 10 साल से। हम्म, वो आप लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मतलब उसमें कंसिस्टेंट हो आप। अच्छे हाँ। आर्टिकल्स हैं उसमें, बहुत बहुत नॉलेज मिली मुझे उससे। तो जब पब्लिशर्स आए मेरे पास तो हम्म। बोले, ब्लूमबर्ग वाले, आपका खुद का स्टोरी लिखो एडवर्टाइजिंग हाँ। में, हाँ। वही बड़ा लेसन है। हाँ। तो मैं बोला मैं भी रिटायर होने वाला नहीं हूँ, अभी हम्म। मुझे बहुत सीखना है, बहुत कुछ करना भी है, इतना जल्दी नहीं है। हाँ, मेरी इच्छा के बिना रिटायर कर लो मुझे। हाँ, मैं वो अच्छा नहीं लगता है खुद के हाँ। बारे में लिखने में। अगर कोई लिखा तो वो अलग बात है, हम हम्म। खुद अपने बारे में मैं कितना अच्छा हम्म। जीवन जिया और कितना अच्छा काम किया, हम्म। या मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, हाँ। तो ये पूरा लिखने से क्या मतलब है? कुछ नहीं। नहीं, बस सच तो बात तो ये है मुझे कि लोगों को पसंद। इंस्पिरेशन मिलता है उससे, आपकी लाइफ से। जो जो चीजें आपने बताई, जो कि मैंने देखा है कि जो सब्सक्राइबर्स मेरे, उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि शुरुआत कहाँ से करें। अब जैसे आपने बताया कि आप 6 महीने तक गोवा में बैठे रहे। आजकल के लोग 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठना चाहते, कि वो ना वो पेशेंस के साथ आप कहीं से बैठे हो, सिर्फ नदियों को देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। एवरीवन वांट्स टू डू एवरीथिंग ऑल द टाइम। ये जो मिलेनियल्स बच्चे हैं, या इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, आई वांट टू डू एवरीथिंग ऑल द टाइम। मैं खाली बैठ नहीं सकता। मैं आजकल 3 घंटे की पिक्चर एंजॉय नहीं कर पाता कि 3 घंटे खाली बैठा हूं मैं। नहीं नहीं, वो साथ में मैं क्रोम का टैब खोल लूंगा, या फिर कुछ पेपर ले लूंगा, या फिर मोबाइल पे ट्विटर भी कर रहा हूँ, साथ में इंस्टा भी कर रहा हूँ। एवरीवन इज डूइंग सो मच नाउअडेज। वो जो कामनेस आप बता रहे थे ना, आई जस्ट कांट इमेजिन दैट कि गोवा में 6 महीने मैं No, सिर्फ बैठा you. हूँ, नॉट डूइंग Uh, एनीथिंग। so what you do, what happens, for this generation is
they're chasing all the new things, हम्म and then the things which have been changing, हम्म, ये बदल गया, वो बदल गया, ये सीखना है, वो सीखना है, ये हाँ करना है, वो करना है, मैं भी करता हूँ, मैं हाँ, भी सीखता हूँ। हम्म अ, फिर भी वी जस्ट नीड टू प्रायोरिटाइज, हम्म, और जो नहीं बदली है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। हाँ, जो बदला है उसके ऊपर ही उसके ध्यान ऊपर देते ध्यान हैं। देते हैं। जैसा बिल्कुल सही अपना बात है। प्यार और ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन नीड, हम्म करेक्ट। हम्म, आप तो यू नो फोन से शादी नहीं कर सकते, हाँ, करेक्ट। एक हम्म स्मार्टफोन लेके उसके साथ में आप संसार नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस लाइफ पार्टनर चाहिए, हम्म, इमोशंस चाहिए। आज भी हम्म, कोई दिक्कत हुआ तो हम रोते हैं, हाँ हम रोते तो भी वही माँ की याद लेके ही रोते हैं हम, हाँ हाँ और किसी का नहीं। हाँ, अभी इतने सालों से, इतने पीढ़ियों से क्या हो रहा है, वही हो रहा है। हम्म, क्या चेंज है? कुछ चेंज नहीं। कुछ चेंज नहीं है, उसमें कुछ शादी चेंज नहीं है। शादी करते हैं, नहीं हम्म, करते, फिर भी हम साथ एक में रहते साथ हैं में ना। कोई चाहिए। बच्चे तो होते हैं ना, तो हम्म, उनके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए हम्म, खिलाते हैं। हम्म, जैसा मॉडर्न वुमेन है तो कितना भी मॉडर्न होने दो, तो बच्चों को तो पालना पड़ेगा। ट्रू खाली ट्रू, यही डिफरेंस है कि खाली पहले ओनली women हम्म used to take the responsibility. हम्म Now man and woman both are taking responsibility. हम्म अच्छी चीज है, हम्म adoption हो गया है उसका। हम्म पर वो भी इट्स द सेम थिंग। हम्म, पहले जमाने में जो बाप को प्यार नहीं था बच्चों के बारे में, हाँ, बच्चों को गोद में तो नहीं एक उठाते है, थे बाप। हाँ, उठाने दो, नहीं उठाने दो, पर हम्म प्यार तो होता था ना। प्यार होता था। प्यार होता था। तो आजकल आजकल nowadays husbands हम्म and fathers, they हम्म, love their children, बोले तो क्या मतलब हो गया? हाँ हाँ, वो टाइम पे भी है, प्यार मेरा करो, पिताजी मेरे लिए, और हाँ, उनका तरीका अलग है। तरीके अलग थे, जरिए अलग थे। तो वो तो बदलते ही रहता है। हम्म, तो हम लोग ध्यान और इसके ऊपर ज्यादा देते हैं जो बदल गया। हाँ, हम इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जो नहीं बदला है, जो हम्म, अपने को इंसान के रूप रहने के लिए बहुत अच्छी बात बोली सर मदद आपने। कर रहा है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन पिक्चर। देखना है तो सभी देखते हैं। हम्म अगर पिक्चर जो आप किनसे प्यार करते हैं, किनके साथ में वो पिक्चर देखना चाहते हैं, हम्म उनके साथ में उनको उनका हाथ पकड़ के बैठ के आप हम्म वो पिक्चर देखो, हम्म, तो ज्यादा मजा आता है एक्चुअली। ज्यादा मजा आता है। हाँ, जैसे थोड़े फुटबॉलर्स के जो फिल्म्स होते थे पहले वगैरह, अभी भी हम्म मेरा फादर 90 years ओल्ड है, हम्म, मुझे उनके साथ में देखनी है, वो हाँ, फुटबॉलर थे, हम्म करेक्ट, वो मजा। और मेरे बच्चों को उनको उनको इसमें फुटबॉल में कोई दिलचस्पी नहीं, हम्म, तो उनके साथ में बैठ के मैं क्या करूं? वो तो हाँ पॉपकॉर्न खाते बैठेंगे। हाँ तो ये इससे क्या होता है हमारे रिलेशनशिप, हाँ, जैसा अपना इनर सोल हम्म को, इट कीप्स इट एट ए सेम लेवल, हम्म इट कीप्स अस हैप्पी। व्हाट हम्म मेक्स यू हैप्पी? हम्म आपके घर पे आए, 10 दिन बाहर गए, किधर घूमने गए, हम्म तो वापस ही अपने अपने घर पे आते हैं, खूब खुश होते हैं। हम्म, अपना घर है, भले ही छोटा हो, कुछ भी हो, अपना घर होता है। अपना है, हम्म जो अपना बीबी का, अपना माँ का खाना खाने से 10 दिन पास्ता खा के हम्म, आप इंडिया वापस आ जाओ, तो अच्छा अचार का खाना मिल गया तो कितना अच्छा लगता है। मैं अपनी मम्मी को यही बोलता था। मेरी मम्मी बहुत खराब डोसा बनाती है, नॉर्थ से है। पर जब मैं मुंबई गया और जब मैं मुंबई के डोसे उसे खाए, तो वो अच्छे डोसे खाने के बाद भी मुझे मम्मी के डोसे की याद आ रही थी। तो वापस आके मैंने कहा वो खराब डोसा ही बनाओ, पर मुझे आपके हाथ का ही खाना है। वो प्यार होता है। वैसे ही रहता है, वो प्यार तो चेंज नहीं होता है। हाँ हाँ, तो उससे यू नो यू विल बी हैप्पी, योर मदर विल आल्सो बी हैप्पी, हम्म, एंड देन द रिलेशनशिप इज अ हेल्दी रिलेशनशिप। हाँ, बहुत ही अच्छा, तो डिफरेंसेस नहीं होंगे। हम्म, तो अगर ये उम्र में अगर आपकी मम्मी डैडी कुछ गलती की, हम्म, तो भी आप क्षमा कर सकते हैं उनको। हाँ हाँ, तो वो रिलेशनशिप है। हम्म, जैसा आपको, जब आप छोटे थे हम्म, तो आप कुछ गलती किए तो मम्मी डैडी तो क्षमा किए थे। हाँ हाँ, आपके बच्चे बन जाते हैं आपके मम्मी डैडी एक उम्र के बाद में। ये हाँ फीलिंग कब आता है अपने को? हाँ अगर उनके साथ में हम हाँ टाइम गुजारे तो ये फीलिंग होता है। हाँ अगर हाँ, अपना घर में रहने दो,
ओल्ड एज होम में रहने दो, अलग तब से नहीं आएगा वो। रहने दो, फिर भी अपना ध्यान, अपना अगर नीयत ठीक है हम्म। तो हम लोग अपने माता पिता को ऐसे ही देखते हैं हम्म। कि वो अपने भी बच्चे हैं। बच्चे। तो लोग अगर माता पिता को घर पे रख के लोग जाके एक ऑल्टो या नहीं तो हम्म। 4 सीटर का गाड़ी लेते हैं, हाँ। मियाँ बीबी दो बच्चे बैठते हैं चले जाते हैं। अभी हम्म। ये दो क्या करना है घर हम्म। पे बैठ के? हाँ, सही बात है। तो अभी तो सारी यू नो 6 सीटर आ रहे हैं जो माँ बाप के हाँ, भी ले जा सकते हैं आप। सबको ले, वो भी हाँ। उतना हाँ। ही खुश होंगे। वो हम्म। भी आपके बच्चे, 4 बच्चे। हाँ। So all these values and हम्म। then the emotions हम्म। will only be intact if you spend time with each other. हम्म। तो वो अभी आजकल ऐसा हो गया कि मेरे बच्चे भी उनका रूम में बैठ के मुझे मोबाइल फोन पे बात करते मेरे घर में हो गया, मेरे पापा मुझे फोन करते हैं कुछ काम होता है तो हैं। तो वो पर्सनल कांटेक्ट और हाँ। ये कहाँ से होगा? हाँ। So वो that humanity, that human emotions हम्म। and relationship हम्म। are such an important part of life. If you miss that, you will be an unhappy man. Though हम्म। you might have learned all the new technology and हम्म। gadgets, जो भी आप आज सीखे हैं कल तो पुराने होने वाले हैं, ट्रू। वापस सीखना कुछ पड़ेगा चेंज हो आपको। जाएगा। जो लाइफ की लेसन्स है, जो वैल्यूज एंड इमोशंस है, आपको कुछ करना पड़ता ही नहीं। हाँ। बस यू सरेंडर टू देम, लेट हम्म। इमोशंस टेक यू। उसको हाँ। हंसना है तो हंसेगी अपना खुद का दिमाग और दिल, अगर उसको रोना है तो रोएगी, छोड़ हाँ। दो उसे। जब भी हम खुला, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, हम्म। वी कैन लिव लाइफ हम्म। इन ए हैप्पीनेस। तो हम लोग खाली 2 बच्चों का ही प्लान करते हैं, 4 बच्चों का जिस दिन हम लोग प्लान करते हैं, हम्म। then it will be a great family. That's what family is all about. ट्रू। Otherwise, it's again, back to, I हम्म। started with selflessness. हम्म। 12 साल के बाद हम सेल्फिश बन जाते हैं। हाँ। माँ बाप के इसमें भी वैसे बनते हैं, रिश्ते में भी हाँ। सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फिश हो चलो जाता है। अगर बच्चा हुआ तो घर पे कौन देखेगा? चलो हम्म। माँ बाप को रखेंगे 2-4 साल हाँ, जब तक आजकल तो हम ये हो गया है कि बड़ा अब हो मैं जाएगा। मैं और मेरी बीवी काम कर रहे हैं तो माँ बाप को इसलिए रखा हुआ है कि भाई नैनी का खर्चा बचेगा। करेक्ट। हम्म। तो ऐसा सोचना थोड़ा हम्म। बदलाव आती है। हम्म। तो जैसे आपने बोला आपको कितना पावर होता है, ये पावर होता है हमें। हम्म। ऐसे वैल्यूज को ब्रांच के द्वारा हम लोग वापस ले आ सके हाँ। और लोगों को इंस्पायर करें हम्म। कि कितना अच्छा होता है हाँ। जब माँ बाप घर पे होते हैं, बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए। हाँ। अगर मुझे रोना है तो मैं किसके साथ में गोद में सर डाल के रो सकता हूँ? हम्म। मेरा भले वो 95 ईयर्स ओल्ड फादर होने दो, हम्म। उनके पास गया तो मैं तो बच्चा ही लगता हूँ उनको अभी भी। हाँ। दुनिया के पॉप्स हो सकता हूँ, हाँ, चाहे उनके लिए कितना तो भी बच्चे उम्र ही होने दो। हैं। बस वो तो कुछ समझते नहीं, उनको वो तो मना देते हैं 2 मिनट में। उनका गोद में जाके मैं रोया तो ये कितना खुश नसीब होना चाहिए आप, हम्म। ये उम्र में भी आपके पिता जिंदा हुए हाँ, और सही बात उनके है। गोद में आप सर डाल के रो सके। हम्म। तो वो सम ऑफ दीज आर इमोशंस व्हिच यू हैव टू एक्सपीरियंस। हम्म। एंड अगर आप ये इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं किए तो इसके ऊपर कहानी क्या लिखोगे कहानी आप? क्या लिखेंगे। ट्रू। अभी लोग ह्यूमन रिलेशन से बहुत दूर होते जा रहे हैं बेसिकली। अच्छा सर, आपकी बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं फैमिलीज को लेके, ऐसा लगता है विवेकानंद, गांधी, टैगोर सब पढ़ा हुआ है आपने। तो आपकी फेवरेट बुक्स क्या हैं जो आप पढ़ते हो? मैं अभी तो ज्यादा मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, फिक्शन हम्म। बहुत कम पढ़ता हूँ। हाँ। तो फिक्शन स्पिरिचुअल खाली पढ़ते हैं आप एयरपोर्ट्स ज्यादा? में। But spiritual life, marketing, philosophy, anything, I हम्म। have no particular subject. I just said that, you have to learn बट यू लव everything. टू रीड? I love to read. I love to read हम्म। any kind of book. I can make a conversation in politics, हम्म। society, हम्म। religion, science, हम्म। technology, aerospace, हम्म। to everything. The
Indian mythology, Indian theory, Vastu Shastra. अब मुझे लगता I है don't एज एन prescribe to एडवर्टाइजिंग, anything. एज एन एडवर्टाइजिंग मैंने आपका दिमाग भी 360 डिग्री ओपन होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए होना साइंस के चाहिए। बारे में भी। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा क्लाइंट आ जाए कल को, यू डोंट नो। कल को टेस्ला आ जाए कहीं, भाई रॉकेट लॉन्च करना है, बताइए आप कैसे करना है, देन यू हैव टू नो अबाउट समथिंग अबाउट इट। Not only that, you can only form an opinion when you know something. True. When you don't know anything, you cannot form an opinion. And people have no reason to listen to you if you don't have an opinion. तो आपका एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? खुद तो खा सकते हैं कमा के, अगर 4 लोगों को काम आना चाहिए तो आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आपकी अपनी ओपिनियन सबसे यूनिक होती है। ट्रू। तो सर ये सर मैंने आपका 1.5 घंटा ले लिया मैंने कहा दोबारा बात करो ना करो आप, मैं एक ही बार में सारी चीजें पूछ लेता हूँ। हालांकि अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, 1.5 घंटा हो चुका है, थक गए होंगे आप भी। So thank you sir for coming to my channel and thank you for telling me so many good things about advertising. I hope कि जो मेरे listeners हैं, जो subscribers हैं, वो उसको सुनेंगे और उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का इंटरव्यू ले रहा था और मैंने आपको इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अभी एक बहुत उभरता हुआ चीज और निकल के आ रही है। So they wanted to know about advertising और who better to tell them about stalwart like you. और मैं बहुत नर्वस था इंटरव्यू दौरान, क्योंकि मुझे पता है आप लेजेंड हो एडवर्टाइजिंग में और कितना नाम सुना है मैंने आपका मुंबई में। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल सर। थैंक यू। आई थिंक माय हिंदी इज बैड, आई नो दैट, एंड अच्छा, आई रिक्वेस्ट पीपल टू फॉरगिव मी। नहीं आपने बहुत बढ़िया तरीके से बोला सर, बहुत बढ़िया तरीके से बोला। मैं तो आपको बोला था आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कॉन्वर्सेशन करना चाहो कर सकते हो, बट आई एम ग्लैड कि आपने हिंदी में किया, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो हिंदी ही समझते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू।